देखो, आज का जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर का नाम है आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। इस चैप्टर में पहले हमको पढ़ना क्या है और कैसे कैसे इसका स्टेप है, इसको पहले आप 10-15 मिनट तक ना भरवली हमको सुनिए पहले। तब आपको समझ में आएगा कि ये चैप्टर वास्तव में क्या है और इसमें हमको पढ़ना क्या है। और इससे अच्छी बात यह है कि इस 10-15 मिनट में आपको हम आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स के प्रति एक जिज्ञासा जगा देंगे कि आपको पढ़ना ही चाहिए, ये एक अच्छा चीज़ है। इसीलिए इसको ध्यान से सुनना है। देखो, धरती के अंदर भूप्रकृति में बहुत सारे तत्व ऐसे हैं जो मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। जैसे सोना हो गया, कोयला हो गया, सल्फर हो गया, नोबल गैसेस हो गया। ये सब मुक्त अवस्था में पाया जाता है। मुक्त अवस्था में पाए जाने का मतलब है कि वह अपने परमाणु के फॉर्म में पाया जाता है, कंपाउंड के फॉर्मेट में नहीं पाया जाता है। जैसे गोल्ड, प्योर गोल्ड पाया जाता है Au। सल्फर, प्योर सल्फर पाया जाता है। लेकिन आयरन, शुद्ध रूप से आयरन नहीं पाया जाता है। आप जो ये खोजिएगा ना कि धरती के अंदर सिर्फ हमको आयरन मिले, नहीं मिलेगा। आपको Fe2O3 मिलेगा, Fe3O4 मिलेगा, आपको FeCO3 मिलेगा, लेकिन आपको शुद्ध Fe नहीं मिलेगा। अल्युमिनियम शुद्ध नहीं मिलेगा। जिंक, अरे शुद्ध तो बहुत कम मिलता है। चार पांचे गो चीज है जो शुद्ध मिलता है, बहुत कम ऐसा चीज है जो शुद्ध रूप से धरती के अंदर पाया जाता है। बाद बाकी सब जो है ना कंबाइंड फॉर्मेट में पाया जाता है, कंबाइंड स्टेट में पाया जाता है। तो कंबाइंड स्टेट में जब पाया जाता है ना, तो वो हमारे किसी काम का नहीं होता है। जैसे आयरन Fe2O3, इसी को ना आप जंग कहते हैं। ये जंग झरझर के, अरे नॉर्मल जो आयरन में जो जंग लगता है वही Fe2O3 है। ऐसा तो तुमको हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ाए भी हैं। तो बताइए, उस जंग का काम हो पाएगा आयरन के तौर पर? नहीं हो पाएगा। वो डस्ट की तरह रहता है, धूल की तरह रहेगा, वो टूटा हुआ रहेगा, ऐसा रहेगा। तो ऐसी स्थिति में ये जरूरत है कि हम उसको शुद्ध रूप से अलग करें और हम उसका अलग अलग जगह पर उपयोग करें। जैसे आप ये खिड़की का लोहा देखते हैं, आपको क्या लगता है कि लोहा इसने बना लाता होगा क्या? ऐसा नहीं है। बैटरी में जो जिंक लगा होता है, क्या वो शुद्ध जिंक प्रकृति में शुद्ध रूप से पाया जाता है? बिल्कुल नहीं। इस सब को केमिकल प्रोसेस के थ्रू शुद्ध किया जाता है। तो इस चैप्टर में मुख्य रूप से हम इन्हीं सभी चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। अब देखिए, हम जहाँ पर रहते हैं, प्रकृति ने हमें वह हर चीज़ दे दी है जिसकी हमको जनरली ज़रूरत है। और सच पूछिए तो ज़रूरत से ज़्यादा दे दिया है। और जो नहीं दिया, दिमाग दे दिया भगवान ने आदमी को, और बना लिया वो रंग बिरंग का चीज़ बना दिया उससे। तो जैसे दिया, मान लीजिए नेचर, गाय दिया, गाय दूध देती है, तो दूधे तक नहीं ना रहा, रसगुल्ला बना दिया, पनीर बना दिया, हुआ पेड़ा बना दिया। बहुत बात है। तो जो दिया वो तो दिया ही। अभी मत कहना लड़की बना दिया, लड़का बना दिया, मोबाइल बना दिया। सुनो, तो ऐसी स्थिति में बहुत सारा चीज नेचर ने हमको दिया है जिसका यूज हम धड़ल्ले से करते हैं। तो जैसे ये लोहा दिया, तो लोहा का, अच्छा एक बात बताइए, इतने सारे मेटल का यूज हम अपने आम जीवन में करते हैं। ट्रेन पर चढ़ते हैं, लोहा का बना हुआ है। विंडो है, गेट है, ये सब लोहा का बना हुआ है। थोड़ा सा सोच के देखिए कि यदि हमारे जीवन में लोहा ना हो तो क्या होगा। आप यकीन मानिए, हम बहुत हद तक इस पर निर्भर हो गए हैं, लोहा पर, एल्युमिनियम पर। है कि नहीं? अरे मान लो कि सोना गोल्ड वगैरह नहीं भी रहे तो नहीं पहनेंगे चेन, कोई छीनबो नहीं करेगा, है ना? तो कहने का यही हमारा तात्पर्य है कि हम बहुत हद तक अब इस पर निर्भर कर गए हैं। तो हमको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो हम इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे कि आखिर ये लोहा या जिंक या अल्युमिनियम, इवन कॉपर, कॉपर का वायर का इतना यूज हम करते हैं ना इलेक्ट्रिसिटी के लिए, ये सब शुद्ध रहता नहीं है। ये इस तरह से नहीं पाया जाता है जिस तरह से हम इसको अपनी नज़र से देखते हैं। ये पाया जाता है कुछ और रूप में, और फिर उसको इस रूप में बनाया जाता है, और या इस रूप में लाया जाता है। और इस सब के पीछे साइंस है। और साइंस में कौन सा डिपार्टमेंट? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत इसको पढ़ना होता है। और इसी चीज़ों को हम लोग पढ़ते हैं, द प्रोसेस एंड आइसोलेशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। द प्रोसेस एंड प्रिंसिपल ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स इस पूरा चैप्टर का नाम है। तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं
प्रक्रम इसको पूरा का पूरा बोलते हैं, हम यहाँ पर शॉर्टकट में लिखेंगे नाम। क्लियर है? ये पहले समझ में आया कि चैप्टर में क्या पढ़ना है। अब आइए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला बात, कुछ चीज़ ऐसा है जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, जैसे कोयला हो गया, हीरा हो गया, ये सब का कार्बन का है, शुद्ध रूप से पाया जाता है। सोना हो गया, सल्फर हो गया, नोबेल गैस हो गया, ये सब शुद्ध रूप में पाया जाता है। और जो शुद्ध रूप में नहीं पाया जाता है वो कंबाइंड फॉर्मेट में धरती के अंदर पाया जाता है, धरती से खोद खोद के खदान से निकाला जाता है उसको। जैसे हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, बॉक्साइट, कोरंडम, ये सब नाम जरूर आप सुने होंगे। ये सब अयस्क है अलग अलग चीज़ों का। तो सुनिए अब, जैसे ZnCO3, ये जानते हैं जिंक का एक प्रमुख अयस्क है। इसी से जिंक का निष्कर्षण बहुत आसानी से होता है। ये धरती के नीचे पाया जाता है। तो पहले क्या किया जाता है, जैसे ये हो गया तुम्हारा धरती, पूरा प्रोसेस समझो। इस चैप्टर में पढ़ना क्या है वही हम तुमको एक ही मतलब 5 मिनट में समझा देंगे। जैसे ZnCO3 धरती के नीचे पाया गया, पहले साइंटिस्ट लोग खोज करेंगे कि कहाँ पर इसका भंडार है। सुनते होंगे एक भंडार यहाँ मिला, यहाँ मिला, इस तरह का चीज़ होता है ना। तो जहाँ पर ZnCO3 या अलग अलग अयस्क का, अलग अलग चीज़ों का भंडार होगा, वहाँ पहले खोजा जाएगा। इसका भी साइंटिफिक प्रोसेस होता है, लेकिन अभी हम उस बात को नहीं पढ़ रहे। हमारा जो चैप्टर है हम उस पर जा रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करेगा, इसको निकालेगा यहाँ से। जो निकला यहाँ से इसको हम लोग कहते हैं खनिज। यानी कंबाइंड फॉर्मेट वाला, किसी भी मेटल के कंबाइंड फॉर्मेट वाला कंपाउंड जिसका एक निश्चित संगठन होता है, उसी को हम खनिज कहते हैं। धरती के नीचे से निकला। अब आप एक बात जानिए, जिंक को निष्कर्षित करने के लिए, जिंक को शुद्ध रूप से पाए निकालने के लिए सिर्फ ZnCO3 का ही यूज नहीं होता है। ZnS का भी यूज होता है, ZnCO3 का यूज होता है, ZnO का भी यूज होता है। तो इस तरह से धरती के नीचे जिंक के ही अलग अलग तरह के यौगिक, कई तरह के यौगिक पाए जा सकते हैं। तो जिंक के जितने तरह के यौगिक धरती के अंदर कंबाइंड फॉर्मेट में पाए जाते हैं, जिससे जिंक का निष्कर्षण किया जा सकता है या जिससे जिंक को निकाला जा सकता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, खनिज। आई बात समझ में? अब सुनिए, एक होता है अयस्क। अभी तो आप खनिज की ना बात की है, अब हम बात कर रहे हैं अयस्क का। अयस्क क्या होता है, जैसे कुछ चीज ऐसा है जिससे जिंक को निकालना बहुत आसान है, आर्थिक रूप से फायदेमंद है। और कुछ चीज ऐसा है जिससे जिंक को निकालना आसान नहीं है, फायदेमंद नहीं है दोनों, है सब जिंक का ही। जैसे मान लीजिए कि जिंक का आप 10 अलग अलग यौगिक निकाले, ABCDEFG करके 10 को निकाले, सब में जिंक है, यानी सबसे जिंक को निकाला जा सकता है। लेकिन उसमें सी और ई, ये दो ऐसा यौगिक है जिससे बहुत आसानी से और कम खर्च पर सुगमता पूर्वक जिंक को निकाला जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में ABCDEFGH जो भी है 10 गो, ये सब कहलाएगा खनिज। और जिससे सुगमता पूर्वक आसानी से और कम खर्च पर धातु का निष्कर्षण होगा, उसको कहा जाता है अयस्क। अब समझ में आया कि अयस्क और खनिज में क्या अंतर है। सभी अयस्क खनिज होता है, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि सभी खनिज से धातुओं का निष्कर्षण आसानी से नहीं होता है। कुछ सेलेक्टेड खनिज हैं जिससे हम धातु का निष्कर्षण करते हैं कम खर्च पर, सुगमता पूर्वक और आसानी से। तो जिससे धातु का निष्कर्षण कम खर्च पर, सुगमता पूर्वक और आसानी से होगा, उसी को हम सिर्फ अयस्क कहेंगे। बाद बाकी कंबाइंड फॉर्मेट वाला सारा कंपाउंड क्या कहलाएगा, खनिज। क्लियर है ये? तो इस तरह से अभी आप समझे दो चीज को, किसको किसको, खनिज को और अयस्क को। अब बताइए, धरती के नीचे से जब आप इसको निकालिएगा, पहले आप जो निकाले उसमें चेक करना पड़ेगा कि खनिज है या अयस्क, दो चीज। तीसरी बात, जब आप धरती के नीचे से गड्ढा कर करके निकालोगे तो उसमें मिट्टी का कण, बालू का कण, पत्थर का कण, बहुत सारा फालतू चीज मिलेगा। इसी को गैंग या मैट्रिक्स कहा जाता है। मतलब इस खनिज के साथ या अयस्क के साथ जो गंदगी धरती के अंदर से निकलती है, उसी को क्या कहते हैं, गैंग या मैट्रिक्स। अब क्या किया जाएगा, धरती के ऊपर जब इसको लाओगे और इसमें जब गड्ढा किया जाता है,
खोदा जाता है, वो जो भंडार जो मिलता है उसमें, तो ये ऐसा थोड़ी है कि एक तगार मथा पर ले लिए, एक तगार ले आए। बहुत बड़े पैमाने पर कल कारखाना में ये काम होता है। तो इससे मशीन खींच खींच के सारे मटेरियल को ऊपर निकालता है। तो मशीन निकालता है तो कभी मिट्टी, कभी बालू, अंट संट टाइप का चीज भी निकलते रहता है। तो ये जो अनवांटेड मटेरियल है, जो अयस्क के साथ या खनिज के साथ धरती के नीचे से आ जाता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, गैंग या मैट्रिक्स। तो अब बताइए कि मान लीजिए कि आपको ZnCO3 की जरूरत है जिंक को निकालने के लिए, तो जिंक के साथ आपको और भी कई तरह के कण आ गए, जैसे CO आ गया, CaCO3 आ गया, SiO3 आ गया, बालू का कण आ गया, मिट्टी का कण आ गया, ये सब चीज आ गया। तो अब मान लीजिए कि उस बड़े से भंडार से हम एक छोटा सा सैंपल लेते हैं। मान लो एक, जो लेबर लोग काम करते हैं, तगार जिसको बोलते हैं, एक तगार हम ले आए, उसमें ZnCO3 भी होगा, उसमें CaO भी होगा, उसमें CaCO3 भी होगा, SiO2 भी होगा, ये सब SiO2। तो ऐसी स्थिति में हमारे काम का चीज क्या है, ZnCO3, लेकिन ये सब अनवांटेड मटेरियल भी है। तो सबसे पहले इसको अलग करना पड़ेगा। तो अयस्क से इस अनवांटेड मटेरियल को अलग करने के प्रक्रम को हम अयस्क का सांद्रण कहते हैं। क्या बोलते हैं? अयस्क का सांद्रण भी कहा जाता है, इसको अयस्क का प्रसाधन भी बोला जाता है, इसको अयस्क का सज्जीकरण भी बोला जाता है। अयस्क को सजाने की प्रक्रिया ये हुई, शुद्ध करने मतलब स्वच्छ करने की प्रक्रिया को ही हम सज्जीकरण या प्रसाधन या अयस्क का सांद्रण कहते हैं। मुख्य रूप से इसको अयस्क का सांद्रण कहेंगे, ये याद रखिएगा। अब जानिए अयस्क के सांद्रण के भी कई, अयस्क का सांद्रण भी कई तरीके से होता है। जैसे आप इसको धो दीजिए तो भी होता है, इसका फेनोत्प्लावन विधि कर दीजिए तो भी होता है, इसका मैग्नेटिक सेपरेशन कर दीजिए तब भी होता है, इसका निक्षालन कर दीजिए तब भी होता है। अब आप ये नहीं समझ पाएंगे कि ये चार चीज हमने क्या कह दिया। तो ये चार चीज जब आप पढ़ेंगे तब आपको अपने समझ में आ जाएगा कि क्या होता है। लेकिन आप ये समझ लीजिए, इस अनवांटेड मटेरियल को साफ सुथरा करने का ही प्रक्रम अयस्क का सांद्रण कहलाता है। अब जब मान लो कि अयस्क का सांद्रण हो गया, यानी मुख्य रूप से अब आपके बर्तन में सिर्फ और सिर्फ क्या बचा हुआ है, ZnCO3। अब इसी ZnCO3 का आगे फर्दर प्रोसेस होगा। आगे फर्दर प्रोसेस में ZnCO3 का सबसे पहले, और एक और चीज जानो, मेटलर्जी ऑपरेशंस जो किया जाता है वो तीन मेथड से किया जाता है। एक होता है पायरोमेटलर्जी, एक होता है हाइड्रोमेटलर्जी, एक होता है इलेक्ट्रोमेटलर्जी। पायरोमेटलर्जी का मतलब शुद्ध अयस्क से शुद्ध धातु हम प्राप्त करेंगे, उसमें उष्मा का यूज करके, हाई टेम्परेचर पर कुछ कुछ केमिकल रिएक्शन को करा के। एक होता है, ये हुआ पायरोमेटलर्जी, इसको बोलते हैं उष्मीय या वैद्युत क्रम। एक होता है हाइड्रोमेटलर्जी, उसमें वाटर के मदद से किया जाता है। वो सब आप आगे पढ़ेंगे तो जी डिटेल में समझ में आएगा। अभी हम खाली शॉर्ट नोट आपको इसको बता रहे हैं ताकि एक इंटरेस्ट आ जाए कि आगे क्या क्या हमको पढ़ना है। और एक होता है इलेक्ट्रोमेटलर्जी। इलेक्ट्रोमेटलर्जी वही इलेक्ट्रोलाइसिस करवा के, याद है वैद्युत अपघटन जो आप पढ़ते थे, तो वही सब बात इसमें आने वाला है। अब जैसे पायरोमेटलर्जी इसका मेन पॉइंट है। पायरोमेटलर्जी में क्या होता है कि ZnCO3 को गर्म किया जाता है, हीट किया जाता है, इसको निस्तापन बोलते हैं। इसके प्रोसेस को आगे समझेंगे, इसमें जारन पढ़िएगा, निस्तापन पढ़िएगा, और भी बहुत सारी बातें हैं। फिर Zn का रिडक्शन करवा दीजिएगा तो आपको मिल जाएगा कौन चीज़, शुद्ध जिंक। इस प्रकार से शुद्ध जिंक प्राप्त हो गया। जिस दिन शुद्ध जिंक प्राप्त हो गया उस दिन चैप्टर खत्म हो गया। बस यही आपका इसमें चैप्टर है। समझ में आया कि ओवरऑल क्या पढ़ना है। तो कहीं ना कहीं ये टॉपिक इंटरेस्टिंग होगा, इसलिए क्योंकि सिर्फ जिंक के बारे में ही नहीं पढ़ना है, पढ़ना है आयरन के बारे, आपको चार चीज का निष्कर्षण पढ़ना है, अल्युमिनियम का, आयरन का, जिंक का और कॉपर का। तो आइए हम एक तरफ से सबको लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और एक तरीके से पढ़ते हैं। ये आपका ओवरऑल चैप्टर नंबर, अब चैप्टर मुख्य रूप से स्टार्ट हो रहा है। अभी तक हिस्सा कहानी चल रहा था इस चैप्टर का। चैप्टर का नाम है तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम, द प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। सबसे पहली बात लिखा हुआ है इसमें कि भूपर पलटी में कुछ तत्व जैसे कार्बन, सल्फर, सोना तथा अक्रिय गैस मुक्त अवस्था में पाई जाती है। अभी तुरंत ये बात बोला गया था। परंतु कुछ तत्व ऐसे हैं जो संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। लेकिन पाया जाता है संयुक्त अवस्था में, लेकिन हमको जरूरत पड़ता है उसका
मुक्त अवस्था का, क्योंकि मुक्त अवस्था वाला ज़्यादा मजबूत होता है, संयुक्त अवस्था वाला ज़्यादा मजबूत नहीं होता है। लोहा जितना मजबूत होता है उतना मजबूत जंग नहीं होता है। संयुक्त अवस्था में तत्वों के निष्कर्षण, निष्कर्षण हम जब बोलते हैं ना, तो इस वर्ड का मतलब समझ लीजिए, इसको बोलते हैं आइसोलेट करना। मतलब कोई चीज कंबाइंड फेज में है, उससे उसको अलग करना। संयुक्त अवस्था में तत्वों के निष्कर्षण तथा पृथक्करण, पृथक्करण का मतलब ही अलग करना होता है, में रसायन के कई सिद्धांत संलिप्त होते हैं। यदि आप चाहते हैं कि कंबाइंड फॉर्मेट से हम शुद्ध धातु प्राप्त करें, तो इसमें रासायन विज्ञान के कई सिद्धांत संलिप्त होते हैं। इसी सारे सिद्धांत को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आप पहले इसको लिख लीजिए। लिख चुके हैं क्या? और इस चैप्टर को समझने में कोई धड़फड़ी नहीं है, आराम से समझिए। बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, बहुत तो हमको लगता है कि 2 संडे लेंगे तो खत्म हो जाएगा। 2 या तीसरा संडे मुश्किल से जा पाएगा। हम्म? हाँ, 6 लेक्चर काफ़ी है, खाली उतारने में ताबड़तोड़ उतारिएगा। हम तो सोचे थे इसका पीडीएफ आपको दे देते, उतार के आते, लेकिन वैसे में आप लोग निगेटिव समझ लेते हैं। इसीलिए देखो, निगेटिव समझोगे नहीं जब तक तुम उतारोगे नहीं, तब तक तो हर मत कामे नहीं करता है कि पढ़ाई हुआ है। तुम्हारा मेन उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य क्या है यहाँ आने का? लिखना। ले लिखो। लिखोगे ना तो तुमको लगेगा कि हम ठगे नहीं हैं, तब तुमको लगेगा कि नहीं सर सही में पढ़ाएगा। तुम यदि नहीं लिखा ना, यदि पेज पर लिखा हुआ तुमको मिल गया या पीडीएफ मिल गया, तब तो कहोगे वो ठग लिए, पूरा का पूरा ठग लिए। कहाँ एग्जाम्पल है? रुकिए ना, यहाँ हो गया यहाँ तक। आगे अब इस चैप्टर में सम इम्पोर्टेंट टर्म्स ऑफ दिस चैप्टर है, इस चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं उसको समझेंगे, जिसमें सबसे पहला क्या है? खनिज, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मिनरल। देखिए, संयुक्त अवस्था में पाए जाने वाली धातुएं जिसकी एक निश्चित रासायनिक संगठन होती है, उसे खनिज कहते हैं। निश्चित रासायनिक संगठन का मतलब होता है कि एक फिक्स केमिकल कंपोजिशन। जैसे Fe2O3 हो गया, Fe3O4 हो गया, ये नहीं कि ये बार बार फॉर्मूला जो है वो चेंज करता रहेगा। और यदि चेंज कर रहा है तो वो अलग अलग खनिज है। उदाहरण क्या? इसके आगे का हमारा टॉपिक है अयस्क। अयस्क को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? और अभी तुरंत ना आपको बताया गया था कि खनिज से ही छांट छांट के क्या निकाला जाता है? अयस्क। इस आधार पर कि किस खनिज से हम आसानी से सुगमतापूर्वक और कम खर्च पर धातु का निष्कर्षण कर सकेंगे, उसी को क्या कहेंगे? अयस्क। इसीलिए लिखा हुआ है, देखो सबसे इसका पहला लाइन देखो, वह धातु धनी खनिज। धातु धनी मतलब जो धातु से धनी हो, जिसमें अधिक मात्रा में हमको धातु मिले, वह धातु धनी खनिज जिनसे धातुओं का निष्कर्षण, यानी धातु को अलग करने का जो काम है, ये सुगमता से तथा कम खर्च में किया जा सकता है, हम उसे अयस्क कहते हैं या अयस्क कहलाता है। अगला पॉइंट है, सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं, परंतु सभी अयस्क खनिज होते हैं, क्योंकि खनिज से ही ना छांट छांट के अयस्क निकाला जाता है। तो सब अयस्क तो खनिज होगा, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होगा, क्योंकि सभी खनिज से हम धातु का निष्कर्षण नहीं करेंगे। सिर्फ उसी खनिज को हम अयस्क कहेंगे जिससे धातु का निष्कर्षण हम करते हैं आसानी से, सुगमतापूर्वक, कम खर्च पर। जैसे एग्जाम्पल लिखा हुआ है सीनेबार, जिसको हम HGS बोलते हैं, ये मरकरी का अयस्क और खनिज दोनों है, परंतु आयरन पाइराइट FeS2 आयरन का खनिज तो है लेकिन अयस्क नहीं है। मतलब HGS से आप मरकरी का निष्कर्षण कर सकते हैं, तो इसलिए इसका खनिज भी है, अयस्क भी है। लेकिन FeS2 से हम जनरली आयरन का निष्कर्षण नहीं करते हैं, क्योंकि यह बहुत महंगा प्रोसेस है। जैसे अभी मान लीजिए लोहा आपको 80 रुपये kg मिलता है, FeS2 से इसका निष्कर्षण करवाइएगा ना, सुनिएगा ध्यान से, निकल तो आयरन इससे भी जाएगा। ऐसा नहीं है कि FeS2 से आयरन नहीं निकलेगा, निकलेगा Fe से भी, लेकिन तब पता चलेगा कि कॉस्ट ज़्यादा पड़ गया, तब उसको बेचना पड़ेगा 250 रुपये kg, कोई लेगा 250 रुपये kg। इसीलिए इसको छांट के अलग कर दिया जाता है। नहीं समझे क्या इस बात को?
इसका क्वालिटी अच्छा होगा। देखो बुड़बक वाला बात नहीं पूछा करो, समझ गया। इधर देखिए, इधर जो पूछे आप उसका जवाब दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि इसमें ज्यादा खर्च पर निकलेगा तो क्वालिटी अच्छा होगा। ये तुम्हारा नहीं, तुम्हारे जैसे मैक्सिमम लोग का परसेप्शन है कि रुपया ज्यादा लेता है ना तो क्वालिटी ज्यादा अच्छा होगा। ये क्वालिटी कम रुपया में भी ज्यादा अच्छा मिल सकता है जैसे यहाँ मिलता है पढ़ाई में। चट्टा आ गई कहाँ से कौन ची रहा है रे। सुनो इधर, FeCO3, सुनो सुनो इधर इधर सुनो, इधर देखो, तुमको जो कंफ्यूजन है हम बता देते हैं। FeCO3 से यदि आयरन निकलेगा तो ये भी आयरन है, और FeS2 से यदि आयरन निकलेगा तो ये भी आयरन है। तो दोनों आयरन में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है, क्वालिटी वही मिलेगा आपको, खाली निकालने का प्रोसेस बदल जाएगा, समझे। घी जो है ना, दूध से दो तरीके से निकाला जाता है, क्योंकि हम भी गांव से रहे हैं और इस बात को जानते हैं। कैसे कैसे निकाला जाता है जानते हो? उसको बोलने दो। अच्छा, तीन तरीके से तुम लोग निकालोगे क्या? एक तरीका होता है कि जो घर के लोग होते हैं वो उसको दही बना देते हैं, फिर दही मह के घोर उर निकाल के वो जो मक्खन निकलता है उसको आग पे डाल के घी बना देते हैं। एक दूसरा प्रोसेस क्या होता है? एक दूसरा प्रोसेस होता है कि आप मार्केट में ले जाइए और एक महने वाला मशीन आता है, उसमें दही और बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, उससे डायरेक्ट मक्खन निकल जाएगा। उसको आप आग पर चढ़ाइए तो भी घी निकल जाएगा, उसको आग पर चढ़ाइए तो भी घी निकल जाएगा। किसका क्वालिटी बढ़िया रहता है? घी है तो क्वालिटी, मशीन वाला क्वालिटी बढ़िया रहता है, मारेंगे। घी, घी का क्वालिटी उसका अच्छा रहेगा जिसको कड़काएगा ज्यादा जोर से। नहीं समझा रे? बहुत बढ़िया समझाता हूँ। न तुमको केमिस्ट्री बुझने आता है न घी बुझने आता है। चलो शांत हो जाओ, हल्ला मत करो। किसी एग्जाम्पल को हम यदि समझाने के लिए लेते हैं तो उसको मजाक में लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि केमिस्ट्री तो आपके साथ मजाक कर ही रही है। आगे का टॉपिक है देखो, आधात्री। इसी को गैंग या मैट्रिक्स या गंदगी कहा जाता है। अयस्क का गंदगी इसको कहा जाता है। अयस्कों में उपस्थित अशुद्धियों जैसे पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े या मिट्टी के कण को ही क्या कहते हैं? अधात्री, जिसे जिसका फॉर्मूला होता है CaO SiO2, यही सब चीज मिला हुआ होता है। बहुत बेजोड़ चैप्टर है, पढ़ोगे ना मन लगेगा इसको पढ़ने में। जैसे जनरली लोग बोलते हैं ना कि इनऑर्गेनिक ये तो है, रटना पड़ेगा फलना चिलना। अच्छा, अभी तक दो चैप्टर पढ़ा ना तुम इनऑर्गेनिक का, रटने जैसा क्या वो बात लगा है तुमको? इस चैप्टर में भी देखो आधा से ज्यादा बात तुमको पूर्ण रूप से समझने वाला है, अंतिम में थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। देख, हम अपना तुमको बताते हैं, हमारी भी एक कमजोरी है, जनरली लोग नहीं बताते हैं कमजोरी, हम बता रहे हैं। आज तक हम रट नहीं पाए केमिस्ट्री, और रटने वाला चीज हमको खुद भारी लगता है। हम याद वाद नहीं करते हैं। इसलिए नहीं याद करते हैं कि कौन सी याद करेंगे यार, जो परमानेंट है ही नहीं। आज याद करेंगे कल भूल जाएंगे, परसों याद करेंगे तरसों भूल जाएंगे, तो याद क्या करना। इसीलिए चीजों को समझ ही लेते हैं। आप भी समझिए, आप भी तेज हो जाइएगा। शरीर का पहलवान होना आज के समय में जरूरी नहीं है, दिमाग का पहलवान होना जरूरी है। इसलिए दिमाग के डेवलपमेंट पर काम कीजिए। आगे का हमारा टर्म क्या है? धातु कर्म, इसको बोलते हैं मेटेलर्जी। देखो, इसका एक लाइन का परिभाषा है कि अयस्कों से शुद्ध धातु प्राप्त करने के प्रक्रम को धातु क्रम कहते हैं। मतलब क्या समझा? धरती के नीचे से वो कंबाइंड फॉर्मेट वाला कंपाउंड को निकाल कर शुद्ध धातु प्राप्त करने के बीच में जितना काम हमको करना पड़ेगा, वह सारा का सारा प्रोसेस किसके अंतर्गत आता है? धातु कर्म के अंतर्गत आता है। तो मेटेलर्जी का मतलब हुआ धातु कर्म, मतलब कंबाइंड फॉर्मेट से शुद्ध धातु प्राप्त करने के अंतर्गत आने वाली सभी विधि। इसमें बहुत सारी बातें हैं जिसको हम लोग एक एक करके टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। तो अभी तक आप पढ़े हैं तीन चीज, कौन कौन चीज? खनिज पढ़े, अयस्क पढ़े, अधात्री पढ़े। ये इसका बेसिक बात था।
अब ये एक इंपॉर्टेंट बात आ रहा है, यहां से 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता जरूर है आपसे। 2 नंबर का क्वेश्चन किसी भी रूप में पूछ देगा, और कैसे पूछेगा, जब पूछेगा तब आपको अपने समझ में आ जाएगा। दूगो धातु कोई, जैसे 4 गो जनरली आपको पढ़ना है धातु के बारे में, धातु के निष्कर्षण के बारे में, एल्युमिनियम के बारे में, एल्युमिनियम का निष्कर्षण, जिंक का निष्कर्षण, कॉपर का निष्कर्षण और आयरन का निष्कर्षण। आप याद कीजिए मंथली टेस्ट हुआ था तो आपको ये आयरन का निष्कर्षण पूछा है। उसमें क्या करता है ना, किसी दूगो का कहेगा कि दूगो प्रमुख, जैसे कहेगा क्या कि लोहा के 2 प्रमुख अयस्क का नाम लिखें और उसका रासायनिक सूत्र लिखें। तो आपको हेमेटाइट मैग्नेटाइट देना पड़ेगा, Fe2O3 Fe3O4। तो आपको ये याद करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कुछ महत्वपूर्ण धातुओं के मुख्य अयस्क, इंग्लिश में लिखा हुआ है सम इंपॉर्टेंट ओर्स ऑफ डिफरेंट मेटल्स, जिसमें सबसे पहला यहाँ लिखा हुआ है किसके बारे में बताओ? एल्युमिनियम के बारे में। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है और एटॉमिक मास 27। सबसे पहला बॉक्साइट लिखा हुआ है। बॉक्साइट का Al2O3 × 2H2O, ये तुमको याद करना पड़ेगा। कोरंडम भी अल्युमिनियम का अयस्क है जिसका फॉर्मूला Al2O3 होता है। क्रायोलाइट भी अल्युमिनियम का अयस्क है जिसका फॉर्मूला Ne3Alf6 होता है। तो ये 3 अयस्क किसके हैं? अल्युमिनियम के। इस तीनों से अल्युमिनियम का निष्कर्षण आप आसानी से सुगमतापूर्वक कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अल्युमिनियम का केवल यही 3 कंपाउंड पाया जाता है नेचुरली, और भी पाए जाते हैं, लेकिन बाकी से धातु का निष्कर्षण हम लोग नहीं करते हैं क्योंकि वो महंगा है, आसानी से वो काम नहीं होता है। अगला है आयरन। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और साइडराइट, ये 3 नाम हैं और उसका तीनों का केमिकल फॉर्मूला। ध्यान रहे इसका नाम हिंदी और इंग्लिश में समान होता है, इसीलिए आप सिर्फ इंग्लिश ही लिख लीजिए, हिंदी लिखने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, जब आप क्वेश्चन कर रहे होंगे फाइनल एग्जाम में, तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप हिंदी और इंग्लिश दोनों क्वेश्चन को पढ़ें, ऑप्शन भी दोनों पढ़िएगा, क्योंकि आपको पढ़ाया ही इस तरीके से गया है जिसमें इंग्लिश टर्म का यूज हुआ है। तो दोनों तरह के क्वेश्चन पढ़ोगे, यदि हिंदी में नहीं समझ में आएगा तो इंग्लिश में समझ में आ जाएगा, इंग्लिश में समझ में नहीं आया तो हिंदी में समझ में आ जाएगा, यदि आप थोड़ा समझदार हैं तो। और यदि गधा से दिमाग प्राप्त हुआ है, पीछे से तुम भी लाइन में लग गया था क्या रे? अल्लाह करता है। आगे बढ़े। लिखिए अगला। बानर कहीं का एक हिस्सा करता है। सुनो, यो सब ने उतार लेना, शारदा केमिस्ट्री क्लासेस, हेमरा चौक, बेगूसराय, मोबाइल नंबर। ये सब मोबाइल नंबर अब काम होने करता है, धर लेगा पश्चिम बंगाल। ये काम कर रहा है, इसको ढक देते हैं। और सुनिए कि अभी आप, आपका इस चैप्टर के बाद अब मात्र 4 ही चैप्टर बचा हुआ है। हम किसी भी चैप्टर को पढ़ाने में धर फराएंगे नहीं। और आप इत्मीनान रखिएगा, क्रैश कोर्स स्टार्ट हो भी जाए ना तो आपका सिलेबस खत्म हम करेंगे। सैटरडे संडे क्रैश कोर्स का क्लास बंद रहेगा, 2-2 घंटा क्लास चलेगा। बस हो गया, 4 घंटा बहुत है, काफी है। क्या हुआ, क्या बोल क्या रहा है? कुछ नहीं बोलेगा। नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं है, फिर भी पढ़ाई होगा, फिर भी पढ़ाई रुकेगा नहीं। हाँ, ये भी एक अलग बात है। ठीक है भाई, जहाँ करना है कीजिए ना। हो गया यहाँ तक। आपके पास ढेरों ऑप्शन है, बेगूसराय में बहुत सारे केमिस्ट्री के टीचर हैं, वहां भी आप जा सकते हैं, इधर उधर क्या बौखना। लीजिए लिखिए। कॉपर का कॉपर पायराइट, इसको मेलाकाइट बोलते हैं, इसको किपराइट बोलते हैं और इसको कॉपर ग्लांस बोला जाता है। लिखिए तो सारा फॉर्मूला। जिंक ब्लेंडे या स्फेलेराइट, केलामाइन और जिंकाइट, ये जिंक का है। और कुछ एक्स्ट्रा भी कभी कभी पूछ देता है, हालांकि इसके निष्कर्षण के बारे में आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन फिर भी ऑब्जेक्टिव में ये पूछ देता है। इसीलिए मैग्नीशियम का भी लिख लीजिएगा, आगे मरकरी का भी लिख लीजिएगा। कहीं नहीं जा रहा है, लिखिए ना। अरे मुंह बंद रखो।
आज एकदम इच्छा नहीं था तुमको पढ़ाने का। काहे कि आज मैच है, टूर्नामेंट शुरू हो रहा है CBPL का, और आज पहला मैच हम ही लोग का है। अभी थक जाएंगे तो खेलेंगे क्या, लेकिन चलो छोड़ो, उसको सेक्रीफाइस करते हैं, मेन काम ये है। 2 बजे आने का मन हो तो आ जाना VP। 2 बजे से मैच। जूता से मारबो करेगा, खेलने दीजिएगा। जाके देखना। वही तो बोले, जूता से देगा वहां, खाली बात बोलने देना कि हम खेलेंगे। पिटने शुरू कर देगा एक तरफ से। क्या खोज रहा है व्यवस्था में? तुम तो जोगाड़ू आदमी है रे, तुम तो व्यवस्था अपने कर लेगा, दूसरे का आइडेंटिटी कार्ड लेके घुस जाता है क्लास। लाज तो तुमको लगता नहीं है, चट्टा कहेगा। जो अपने चोर पकड़ मारे है उसको क्या जरूरत है दूसरे की? खोज लेना व्यवस्था तुम। क्या हुआ? लिखे नहीं थे क्या? कोई बात नहीं, अब अगला दिन लिख लीजिएगा। आगे बढ़िए। ये 99 रुपया वाला बैच में बोल रहा था कि सब चैप्टर नहीं दीजिएगा सर। ऑर्गेनिक। बोले वो तो ऑर्गेनिक का था ना। ई किससे है? तो थोड़ी, ये तो फिजिक्स का है। ये कहाँ से मिलेगा? अरे आदमी, सब एक के वेराइटी है। अब जो है ना तुम एकदम गोतिया भाई हो। पता ही नहीं है कि सब इनऑर्गेनिक के अंतर्गत आता है। पता रहता है। आगे बढ़े इससे। आगे आगे का देखिए, पॉइंट लिखा हुआ है, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स इन मेटलर्जी ऑपरेशंस। धातु कर्म के अंतर्गत जो जो काम हम करेंगे उसका कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पर हम अब पहले विचार करेंगे, और इसके बारे में आपको हम पहले ही थोड़ा हिंट कर चुके हैं। आपको बोला गया था ना कि धरती के अंदर से, भूप्रपट्टी से, जब अलग अलग धातुओं के अलग अलग कंबाइंड फॉर्मेट वाले खनिज को या अयस्क को हम निकालते हैं, तो उसके साथ बहुत सारी अशुद्धि आती है। अब हमारा सबसे पहला काम है कि उस अशुद्धि को हम साफ करें, उस गंदगी को खत्म करें। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? अयस्क का सांद्रण, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। देखिए लिखा हुआ है, अवांछित पदार्थों का। अवांछित का मतलब जिसकी जरूरत नहीं है। अवांछित, जैसे गेहूं में कंकर मिला हुआ है तो कंकर अवांछित पदार्थ हुआ। अब चीनी, चीनी का यूज करना चाहते हैं, उसमें चावल मिला हुआ है तो चावल अवांछित पदार्थ हुआ। वैसे ये सब फालतू चीज नहीं है, लेकिन जिसका यूज हम करना चाह रहे हैं उसके अंदर कोई फालतू चीज मिला हुआ है तो वो अवांछित कहलाएगा। अवांछित पदार्थों का अयस्कों से निष्कासन का प्रक्रम अयस्क का सांद्रण या सज्जीकरण या प्रसाधन कहलाता है। ये 3 नाम से जाना जाता है। अयस्क का सांद्रण कह लीजिए, अयस्क का सज्जीकरण कह लीजिए, या अयस्क का प्रसाधन कह लीजिए, ये सब एक ही बात है। और ये कई तरीके से होता है, जिसमें सबसे पहला तरीका है द्रवीय धावन, हाइड्रोलिक वॉशिंग। द्रवीय धावन का मतलब होता है सिंपली पानी से धो देना। इतना स्लो चलते हो रे? अक्षर बना रहा है क्या? लिखो प्यार से।
आज हम सोचे थे कि आधा चैप्टर खत्म कर देंगे, लेकिन शुरू में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हुआ, उसमें कुछ टाइम लग गया। अब ये जो सबसे पहला प्रोसेस है द्रवीय धावन, उसमें देखिए क्या है कि जैसे मान लो कि अयस्क में मिट्टी मिला हुआ आ गया। मिट्टी और तो ऐसा चीज है जिसको पानी से ढंग से धो दीजिए तो निकल जाएगा। जैसा गंदगी रहता है उस तरह के मेथड का हम लोग उपयोग करते हैं साफ सफाई के लिए। जैसे मान लीजिए कि पानी से धोने से ही गंदगी निकल जाए तो पानी से धो के निकाल देंगे। फिर भी नहीं निकला तो कोई दूसरा प्रोसेस अपनाया जाएगा। जैसे मान लीजिए कपड़ा में कोई छोटा मोटा कपड़ा पर कोई छोटा मोटा चीज गिर गया, यदि पानी के धोने से साफ हो जाएगा तो आप पानी में धो देते हैं। और मान लीजिए कि पानी से नहीं साफ हो रहा है, तब उसमें क्या करते हैं, सर्फ डाल देते हैं। सर्फ से भी नहीं साफ हुआ तो बेंजीन डाल दिया जाता है, नहीं तो उसको भेज देते हैं साफ करने के लिए बाहर, कि इसको साफ करके लाइए। तो यही बात है यहाँ, जिस तरह का गंदगी रहेगा उस तरह से उसको साफ किया जाएगा। और साफ करने की अलग अलग कई विधियां हैं, जिसमें सबसे पहला है द्रव्य धावन। इसमें लिखा हुआ है कि इस विधि में चूर्णित अयस्क को, ये चूर्णित अयस्क का क्या मतलब, अयस्क का छोटा छोटा टुकड़ा उसको पीस दिया जाता है, छोटा छोटा टुकड़ा में बदल गया। अयस्क को बहती हुई जल की तेज धारा में पूरा फोर्स पर जो है, पानी के पूरा फोर्स पर उसको धोया जाता है, जिससे कार और नहीं धोया जाता है तेज बहती हुई धारा पर। बैठिए, मारेंगे चार लपड़ बस। आई का हेल चाहिए। इस विधि में चूर्णित अयस्क को बहती हुई जल की तेज धारा में धोया जाता है। तेज धारा में धोने का सिंपल यही मतलब होता है कि जैसे आप चूर्ण बना दीजिए और उसको पानी के पानी का तेज झोंका दीजिए, तो जितना भी गंदगी टाइप का चीज होगा वो सब पानी के साथ बह जाएगा, जिसके कारण हल्के कण जल के साथ बहकर निकल जाते हैं तथा भारी अयस्क के कण शेष रह जाते हैं, मतलब बर्तन में बैठा हुआ रह जाता है। कहाँ जाना है अभी, किसको निकलना है, तुम सबको? कहाँ जाना, कहाँ है? क्लास है कहीं क्या? कहाँ क्लास है? बैठे रहिए। 100 दिन में एक दिन संडे को क्लास होता है, नाटक चलता है। तुमको इंग्लिश और वाले टीचर एक्स्ट्रा क्लास देते होंगे। इतना छोटा सा सिलेबस है, उसको संडे मंडे करते रहते हैं, फिर भी सिलेबस नहीं खत्म होता है। हिंदी बुलाते, इंग्लिश का सिलेबस कितना बड़ा है जी, हिंदी या इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश का करने में हिंदी का कितना पढ़ाते हैं टीचर लोग, हम वो हमको नहीं पता है। हिंदी और में तो जितना इंग्लिश के टीचर है दिन काटते हैं, पढ़ाते थोड़े हैं। हिंदी यदि पढ़ाई होगा तो इसे पढ़ाई होता है। आ गए हैं तो पूरा क्लास करके जाएगा, और अगला दिन से भी आप लोग ध्यान रखिएगा, संडे को एक्स्ट्रा क्लास होगा, बीच में कोई नहीं निकलेगा। और जब भी तुम्हारा क्लास होगा संडे को 6 से 8 ही होगा। आगे से ध्यान रखना, दूसरी टीचर का क्लास रहने ही मत देना। हम ज़्यादा क्लास नहीं ना लिए हैं तुम्हारा संडे को, अब लेंगे। पागलपंथी किए हुए। और आपको ज़्यादा तो परेशानी होती है तो फिर इंग्लिश मीडियम में आइए, 8 से 10। द्रव्य धावन समझ में आया?
अब इसका जो अगला टर्म है ये है चुंबकीय पृथक्करण, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन हमको लगता है बचपन से आप इसको समझते हैं। अब मैग्नेटिक सेपरेशन क्या है आप इसको देखो तो यहाँ, इधर देखो, ये सुनो सुनना इधर, ये दो पुल्ली लगा हुआ होता है जो नाचता रहता है, और इस पर एक कन्वेयर बेल्ट लगा होता है। यदि ये पुल्ली नाचेगा तो ये कन्वेयर बेल्ट भी नाचेगा। ये बेल्ट जो होता है थोड़ा चौड़ा होता है, ठीक है, और इसमें एक टीप टाइप का चीज लगा होता है, इसमें चूर्णित अयस्क को डाल दिया जाता है। अब जब ये तेजी से चलेगा तो चूर्णित अयस्क धीरे धीरे इस पर गिरेगा। इस पर जब गिरेगा तो गिरते 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 यहाँ आइए, इस पुल्ली में मैग्नेट लगा होता है। अब ये मैग्नेट क्या करता है कि अब जैसे मान लीजिए कि लोहा टाइप का जो कण होगा, लोहा का जितना भी अयस्क होता है उसका जो सांद्रण होता है इसी विधि के द्वारा किया जाता है, क्योंकि लोहा के कण चुंबक के प्रति आकर्षित होते हैं। अब बताइए कि इसमें बड़ा बड़ा पत्थर का कण है, मान लो बालू है, मिट्टी का कण है, तो मिट्टी का कण, बालू का कण, पत्थर का कण, ये सब तो चुंबक पर सटेगा नहीं। सटेगा कौन? लोहा का कण। जैसे ही कन्वेयर बेल्ट तेजी से नाचेगा इस तरह से, और इस पर मान लीजिए कि वो डस्ट के रूप में जो चूर्णित अयस्क है वो गिर रहा है, तो क्या होगा कि पत्थर का कण सब दूर जाके फेंकाएगा। मैग्नेट अंदर में लगा हुआ, सुनिएगा ध्यान से, मैग्नेट अंदर में लगा हुआ है। तो मैग्नेट यदि अंदर में लगा हुआ है तो इसका मतलब है कि मैग्नेट के डायरेक्ट संपर्क में कोई कण नहीं जाएगा, क्योंकि बीच में कन्वेयर बेल्ट लगा हुआ है, बेल्ट के ऊपर न कण रखा हुआ है। अब जैसे पत्थर का कण है, पत्थर का कण मान लो दूर यहां पर आके फेंकाया, इस तरह से समझिए, पत्थर का कण यहां पर आके फेंकाया, बालू का कण, पत्थर का कण यहां जमा हो गया। यहां देखो लिखा हुआ है नन मैग्नेटिक सब्सटेंस, मतलब जो मैग्नेट के प्रति आकर्षित नहीं हुआ। और जो मान लीजिए लोहा टाइप का कण है वो क्या करेगा कि वो तो दूर फेंकाएगा ही नहीं, चूंकि ये बेल्ट यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप है, तो कहीं ना कहीं ये आकर्षित करेगा इसको, आकर्षित करेगा, करते 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 जब कन्वेयर बेल्ट मैग्नेट से दूर भागेगा, बस धीरे धीरे वो अपने उस जगह को छोड़ देगा, क्योंकि फिर ग्रेविटेशनल फोर्स लगने लगेगा ना, ये नीचे बेल्ट आ गया है तो वो नीचे गिर जाएगा। तो ये जो चुंबकीय पदार्थ है जिसको आप मैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं, वो इधर आके गिरेगा, तो मैग्नेटिक सब्सटेंस इधर आके गिरा, नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस इधर आके गिरा। अब बताइए लोहा का जितना भी हेमेटाइट या मैग्नेटाइट टाइप का जो कण होगा वो इधर आ जाएगा, फालतू कण सब जो है सो वो बाहर आ जाएगा। इसी को क्या बोला जाता है? मैग्नेटिक सेपरेशन। तो आपको ये फोटो भी बनाना पड़ेगा, और जितना बात यहाँ किया हुआ है वो सब लिखना पड़ेगा, लिखिए तो। इस फोटो को थोड़ा ढंग से बना लीजिए, हम बना देते हैं ढंग से। सबसे पहले देखिए लिखा हुआ है कि यह विधि अयस्क के घटकों में चुंबकीय गुणों की भिन्नता पर आधारित है। क्या क्या है चुंबकीय गुणों में भिन्नता? अयस्क का कण चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित होगा, और जो नन चुंबकीय टाइप मतलब नन मैग्नेटिक है और चुंबकीय टाइप का चीज है, पत्थर का कण, उसको सबसे कोई लेना देना नहीं है। तो तो भिन्नता हुआ ना जी, एक एक चुंबक के प्रति आकर्षित हुआ, दूसरा आकर्षित नहीं हुआ, तो इसके आधार पर है। इस विधि में चूर्णित अयस्क को एक घूमते हुए पट्टे पर डाला जाता है जो चुंबकीय रोलर पर लगा होता है, कुछ इस तरह से, और जी कैसे सेपरेशन हुआ ये आपको बता दिया गया है। तो इसका जो फोटो आप बनाएंगे, ये फोटो आपको बनाना पड़ता है और पूछता है ये सब। तो यहाँ पर आप कुछ पार्टिकल जमा कर दीजिए, और यहाँ पर लिख दीजिए नन मैग्नेटिक सब्सटेंस और चुंबकीय पदार्थ, और कुछ सब्सटेंस को इधर गिराना है। भोरे भोर उठा है, लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया, रात से सोचले रहता है, भोरे केकरा टॉर्चर करना है, उंगली करना है। अरे आदमी सब हरा संख है, तुम ही सबसे प्रेरित है कि हम लोग सोते वक्त सोचते हैं कि कल कैसे कैसे क्लास लेंगे, क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। यहाँ आदमी सोचता है कि भोरे के अगर आप लाठी लेके दो लाठी दे देना है।
आदमी तो हम सुदामा हैं, ये आदमी यार बहुत सही है। खाली सही रहने दो तब, नहीं रहने दोगे तब तो दिक्कत है। बहुत बोलता है तुम। ये दिन मार लगा है ना रे। पुराने लोग पढ़ुआ पढ़ा करते थे, 12 वर्ष में जो हुआ सो हुआ, जो गया सो गया। अब तुम्हारा उम्र 12 को पार कर चुका है। अब तुम लोग गया समझो। है जरूर तुम सब किशोरावस्था में, लेकिन वृद्धावस्था वाला गुण है तुम्हारे अंदर ना। लगता है बाल बच्चेदार है, नाती पोता वाला आदमी है। तुम लोग इधर से ही नहीं करने ना, लगा मार। होता है एक आदमी को ऐसा, भट्टा टाइप। पढ़ाएगा नहीं और ऊपर से उसको उसका देगा। नहीं रे, हम तो ऐसा कभी नहीं करते हैं। लेकिन देखते सुनते समझते जरूर हैं, और क्या पूछते हो इसका ख्याल रखा करो। समझा, है ना। हो गया लिखा हुआ। यहाँ लिखा हुआ है नन मैग्नेटिक सब्सटेंस, उधर लिखा हुआ है मैग्नेटिक सब्सटेंस। नन मैग्नेटिक सब्सटेंस दूर फेंकाएगा क्योंकि वो आकर्षित नहीं होगा, और मैग्नेटिक सब्सटेंस इसके अंदर फेंकाएगा क्योंकि वो आकर्षित होगा। चुंबकीय पदार्थ और चुंबकीय पदार्थ। डिग्रेडेड और मतलब होता है पिसा हुआ, और चूर्णित अयस्क आप कह दीजिए उसको। तीसरा विधि है फेन उत्प्लावन विधि। अब पहले फेन उत्प्लावन विधि के बारे में सुन लीजिए, फेन उत्प्लावन विधि क्या होता है। फेन उत्प्लावन विधि में, सुनो इधर, एक बर्तन लिया जाएगा, उस बर्तन में चूर्णित अयस्क को डाला जाएगा। ये चूर्णित अयस्क नीचे जाके बैठ जाएगा। विलियन यदि विलियन में यदि विलय नीचे जाके बैठ जाए तो उसी को हम लोग निलंबन कहा करते हैं, यानी वो निलंबन का निर्माण कर देगा। फिर उसमें एक झाग उत्पन्न करने वाला चीज डाल डाल दिया जाता है, डिटर्जेंट टाइप का चीज। और डिटर्जेंट टाइप का, जैसे कपड़ा नहीं साफ करते हैं, बिल्कुल वैसे ही। और उसके बाद उसको विडोलित किया जाता है, हिलाया डोलाया जाता है, जिससे झाग पैदा होता है, और जितना गंदगी होता है वो झाग के सहारे निकल जाता है, और जो भारी अयस्क होता है वो नीचे बैठा हुआ रह जाता है। जनरली सल्फाइड अयस्क का सांद्रण इसी विधि द्वारा किया जाता है। इसका एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से आता है कि सल्फाइड अयस्क का सांद्रण निम्न में से किस विधि के द्वारा किया जाता है। तो वो फेन उत्प्लावन विधि उसका आंसर होगा। देखिएगा जब प्रैक्टिस आप कीजिएगा तो ये सब क्वेश्चन आपको मिलेगा।
इसीलिए लिखा गया है कि इस विधि में चूर्णित अयस्क का निलंबन बना लिया जाता है तथा इसमें फेन अस्थायीकारी मिला दिया जाता है। फेन अस्थायीकारी का मतलब जो झाग उत्पन्न करे। और घूर्णित छेपनी से मिश्रण को विलोडित किया जाता है। घूर्णित छेपनी का मतलब, अच्छा एक बात बताइए, जहां पर बड़े स्तर पर कल कारखाना में काम हो रहा है वहां पर तो ऐसा होगा नहीं कि एक छोटा सा बर्तन में थोड़ा पानी लिया, थोड़ा सा अयस्क डाल दिया। उसमें क्या होता है कि एक बहुत बड़ा सा टैंक होता है, और बड़ा सा टैंक में पहले पानी भरा, फिर उसमें चूर्णित अयस्क डाला, फिर उसमें फेनस कारक सर्प टाइप का चीज मिला मिला दिया। अब मान लीजिए उसको हिलाना डोलाना है, जैसे झाग उत्पन्न करने के लिए हम लोग हाथ से पानी को करते हैं, तो क्या ये पॉसिबल है कि हाथ से हम उसको हिलाएं डोलाएं? तुम अपने घुस के दौड़ोगे तब तो कुछ होबे नहीं करेगा उसमें। तो मशीन के द्वारा ये काम होता है। मशीन के द्वारा ये काम कैसे होता है आप इसको समझिए, ध्यान दीजिएगा इधर। मान लो इस तरह का बर्तन है, इस तरह का मान लीजिए कि बंद बर्तन है, इसमें एक रॉड लगा होता है इस तरह का, और यहाँ पर एक पुल्ली लगा होता है, और ये कुछ इस तरह का रहता है। अब बताइए ये चेन के सहारे जब इसको नचाएगा तो ये अंदर नाचेगा कि नहीं नाचेगा? नाचेगा तो वो जितना भी अयस्क का कण है, पानी का कण है, झाग अस्थाई का रहेगा, सब हिलना डुलना शुरू कर देगा, झाग पैदा करेगा, झाग के सहारे गंदगी सब बाहर निकल जाएगी, और जो भारी अयस्क का कण है या शुद्ध पदार्थ है वो नीचे बैठ जाएगा। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फेनोत्प्लावन विधि। इसीलिए लिखा गया है घूर्णित छेपनी, यही हुआ घूर्णित छेपनी, वो जो नीचे पुल्ली लगा हुआ रोलर था ना वही। घूर्णित छेपनी से मिश्रण को विलोडित करने का मतलब हिलाया डुलाया जाता है, जिससे फेन का निर्माण होता है। इसके कारण अयस्क के कण एकत्र हो जाते हैं और गंदगी पानी या झाग से बाहर निकाल लिया जाता है, जिसको बाद में सुखा लिया जाता है। ये तीसरा मेथड था अयस्क के साफ सफाई का। अब चौथा एक सिंपल और साधारण मेथड है निछालन, जिसको आप नॉर्मल वे में समझ सकते हैं, आप समझते भी हैं। निछालन को लीचिंग कहा जाता है। अगला जो टर्म है निछालन, इसको पहले पढ़िए नहीं, इसको पहले समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए आप ही लोग कि NaCl में पत्थर मिला हुआ है, छोटा छोटा पत्थर। अच्छा एक बात बताओ, जैसे छोटा छोटा पत्थर, उजला पत्थर यदि है और NaCl में यदि मिला दिया कोई, तो देखने में दोनों एक ही जैसा लगेगा कि नहीं? अब बताइए तो इस दोनों को हम अलग कैसे करेंगे? इसको पानी में डाल दो, पानी में डालोगे तो NaCl जो है वो पानी में घुल जाएगा, और पत्थर का चीज पानी में नहीं घुलेगा, वो नीचे जाके बैठ जाएगा। अब आप क्या कीजिए, पानी को निकाल लीजिए, ठीक है? पानी को जैसे ही निकालिएगा तो पानी के साथ NaCl भी ना जाएगा, क्योंकि NaCl पानी में घुला हुआ है, और पत्थर नीचे बैठ जाएगा। अब आप क्या कीजिए, उस पानी का वेपोराइजेशन करवा दीजिए, वाष्पीकरण करवा दीजिए। पानी का वाष्पीकरण करवाइएगा तो नमक नीचे बैठ जाएगा और पानी जो है वो ऊपर उड़ के निकल जाएगा। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? निछालन। लेकिन बताइए, निछालन तो हम उसी का ना कर सकते हैं जिसका अयस्क पानी में घुल जाए। जो अयस्क भी नीचे बैठ जाएगा, क्या उसका निछालन करवा पाइएगा?
इसीलिए कहा गया कि अलग अलग चीजों के सांद्रण के लिए हम लोग अलग अलग विधि का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लीजिए लोहा वाला है तो उसमें वो चुंबकीय पृथक्करण करा देंगे। घुलने वाला टाइप का NaCl टाइप का चीज है तो उसमें हम लोग निछालन करा देंगे। बाकी जिसमें मिट्टी उट्टी मिला हुआ है उसमें फेनुत्प्लावन विधि का इस्तेमाल कर देंगे। सिंपल मिट्टी मिला हुआ है तो पानी से धो के भी काम चल सकता है। तो इस तरह से यह चार मेथड था जिसकी मदद से हम डेस्क की साफ सफाई कर सकते हैं। अब आप एक बात सुन लीजिए ध्यान से। आप चाहे कितना भी बढ़िया से साफ सफाई कर लो अयस्क का, ये 100% साफ सफाई इसका नहीं हो पाता है। थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ गंदगी रह ही जाती है अयस्क में। ये गंदगी आगे चल के नाटक करेगा और उसको आगे ही शुद्ध किया जाएगा। अब यहाँ पर हम उसको 100% शुद्ध नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा कि मोटा मोटी साफ सफाई हो गई है लेकिन अभी भी ये 100% साफ सफाई इसका नहीं हुआ है। यही आगे चल के कुछ टर्म मिलेगा जिसमें आप पदरावक पढ़ेंगे, धातुमल पढ़ेंगे, फ्लक्स पढ़ेंगे। ये फ्लक्स को ही हिंदी में पदरावक कहा जाता है। तो वो सब जब टर्म पढ़िएगा तो इस बात का हम चर्चा करेंगे कि कितना भी बढ़िया से आप साफ सफाई कर लीजिए 100% साफ नहीं होता है। तो आगे थोड़ी बहुत परेशानी होती है, उसको फिर आगे दूर किया जाएगा। अब जो हमारा आगे का टॉपिक है वो है सांद्रित अयस्कों से अस, अशोधित धातुओं का निष्कर्षण। मतलब हम क्या किए, धरती के नीचे से खनिज निकाले, खनिज में से अयस्क को चुने, अयस्क से जितनी भी गंदगी थी उसका साफ सफाई की। अब शुद्ध अयस्क हमारे पास, मोटा मोटी शुद्ध अयस्क हमारे पास है। अब इस शुद्ध अयस्क से हम अशोधित धातु का निर्माण करेंगे। अशोधित धातु का मतलब है जिसमें 90-95% तक धातु हो लेकिन अभी भी उसमें 5-7% अशुद्धि मिली हुई है। अशोधित समझ में आया कि अशोधित धातु क्या है? और बाद में एक धातु का शोधन पढ़िएगा, उससे 99.99% तक आपको शुद्ध धातु मिल जाएगा। तो ये सारा प्रोसेस स्टेप वाइज चलेगा जैसे चल रहा है। और उम्मीद करते हैं अभी तक की सारी बातें आपको समझ में आई होगी। क्या दिक्कत है क्या इसको समझने में? आगे बढ़िए। आपको दिक्कत भी है तो ज़्यादा परेशानी नहीं है, होना उचित है। नौकर समझे क्या यहाँ? खिस्सा करते रहते हैं जब पढ़ाते रहते हैं। एगो 3 नंबर पढ़े बैठ जाते हैं आराम से, ये नंबर पढ़ाइए वो नंबर पढ़ाइए। एक रत्ती लोग ये दोनों का मुंह बंद नहीं रहता है, आगे में बैठ के नाटक किए हुए रहता है। बार बार बोलेंगे तो बुरा लगेगा। क्या परेशानी है तीसरा नंबर में? हाँ। हाँ। कौन चीज? हाँ। कौन कण? कण दो तरह का है, एक अयस्क का और एक अशुद्धि का। हाँ। हम्म। मोटा रहेगा कैसे? अयस्क को चूर्णित किया गया है तो ये समझ में नहीं आता है। चूर्णित अयस्क मोटा रहेगा। हाँ बोलो ना। तुम मेरा बात नहीं सुना इसीलिए दिक्कत तुमको हो रहा है। हाँ बोलो। अभी क्या बोले थे कि कितना भी साफ सफाई कर लो 100% शुद्ध नहीं होता है, थोड़ा बहुत गंदगी रह ही जाती है जिसको आगे साफ सफाई किया जाएगा। ये भी तो बोला गया था। आप लेकिन किंतु परंतु लगा तो देते हैं लेकिन अपना दिमाग तो कुछ लगाते नहीं है। सब शुद्ध होगा और सब शुद्ध होता है। कब बोले हम 100% शुद्ध होता है?
हम बार बार इस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं कि मोटा मोटी शुद्ध होता है, नहीं बोल रहे हैं कि मोटा मोटी शुद्ध होता है। इसमें 100% आप कहाँ से ला रहे हैं बात? कौन फॉर्मेशन की बात आप कर रहे हैं? हाँ, ये 100% शुद्ध लोहा है। तो हम जो पूछ रहे हैं, अब तुम बोलो ना, तुम जो पूछा हो तो ये 100% शुद्ध है। कोई चीज़ 100% शुद्ध नहीं होता है। वो थोड़ा बहुत गंदगी ऐसे भी रह जाती है, उस लोहा में क्या वो 100% शुद्ध है? उसमें भी कुछ मात्रा कार्बन की मिली हुई होती है या अलग चीज़ों की मिली हुई होती है, तो 100% तो शुद्ध कोई नहीं होता है। देखो, दिक्कत वो नहीं है, दिक्कत ये है ना कि बात को शार्पली नहीं सुनते हो। हम कह रहे हैं कि हम मोटा मोटी साफ सफाई करें, मोटा मोटी साफ सफाई का मतलब उसमें 100% शुद्ध नहीं होगा। हिस्सा करने से ध्यान हटेगा तब ना सुनोगे बात को। आप लतियाएंगे, बतियाते देखेंगे, मारेंगे। अब इतनी खिस्सा करना तभी आज। एक एक चीज को 10 बार बोल पाएगा। आगे का टर्म है सांद्रित अयस्कों से अशोधित धातुओं का निष्कर्षण। आप यदि इस हेडिंग को ध्यान से सुनते ना तो भी आपको समझ में आ जाता कि हम क्या बोले। हम बोले हैं कि असाधित अशोधित धातुओं का मतलब होता है ऐसा धातु जिसमें 90-95% तक शुद्ध धातु हो, लेकिन अभी भी 2-4-5% गंदगी मिली हो। ये गंदगी कैसे मिला हुआ रह गया? जब अयस्क 100% सांद्रित हो जाएगा, अयस्क 100% साफ हो जाएगा, तो ये अशोधित धातु कहाँ से रहेगा? रहेगा क्या? उन चीजों को जोड़ा कीजिए। अपने मन से कुछ कुछ ला देते हैं, जिद्दी आ जाते हैं उसी बात पर। सुनिए अब, सांद्रित अयस्क का मतलब यहाँ है कि मोटा मोटी साफ सफाई हो गई है, थोड़ी बहुत गंदगी रही होगी। अब उस सांद्रित अयस्क से हम असाधित अशोधित धातु का निर्माण करेंगे। मतलब अशोधित धातु का मतलब जिसमें 90-95% तक धातु हो और अभी भी उसमें कुछ गंदगी मिली हुई हो। बाद में उसको साफ किया जाएगा। रिफाइनिंग मेथड होता है धातु का, वो जब आप पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। वो काम करने से वो 99.99% तक शुद्ध हो जाता है, फिर भी थोड़ी बहुत गंदगी रह जाती है। अब जानिए, सांद्रित अयस्क से अशोधित धातु प्राप्त यदि आप करना चाहते हैं तो इसका 3 अलग अलग मेथड है। पहला मेथड है उष्मीय धातुक्रम, पायरोमेटलर्जी। दूसरा मेथड है वैद्युत धातुक्रम, इलेक्ट्रोमेटलर्जी। और तीसरा मेथड है हाइड्रो धातुक्रम, हाइड्रोमेटलर्जी। तीनों, देखो, उष्मा के द्वारा यदि धातु कर्म हो रहा है तो पायरोमेटलर्जी, वैद्युत के द्वारा यदि धातु कर्म हो रहा है तो वैद्युत मेटलर्जी, और जल के द्वारा यदि धातु कर्म हो रहा है तो पायरोमेटलर्जी। अब आप यह भी सुन लीजिए कि ये तीनों अलग अलग प्रोसेस है, और सभी अयस्क को हम इस तीनों मेथड के द्वारा नहीं कर सकते हैं। 3 तरह का मेथड होता है, जिस पर जो सूट करेगा उस पर हम वो पुट करेंगे। मतलब आप चाहेंगे कि सब अयस्क का हम हाइड्रोमेटलर्जी करवा दें, ये पॉसिबल नहीं है। जो उसके लिए उपयुक्त है उसका निष्कर्षण इस मेथड के द्वारा होगा। अब जैसे वैद्युत धातु कर्म है, इसके लिए जो उपयुक्त है जो अयस्क, उसका मेटलर्जी इसके द्वारा होगा। और उसमें धातु कर्म इस पर जो सूट करेगा उसको करेंगे। तो इसमें सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट जो मेटलर्जी ऑपरेशंस है वो क्या है? उसमें धातुक्रम, पायरोमेटलर्जी। इसीलिए हमारा सबसे पहला हेडिंग है उसमें धातुक्रम, पायरोमेटलर्जी। वह प्रक्रम जिसमें पहले सांद्रित अयस्क को धातु ऑक्साइड में बदला जाता है और फिर धातु के ऑक्साइड को अपचयित कर या उसको अवकरित कराकर शुद्ध धातु में बदला जाता है। जैसे आप समझिए इसको, ZnCO3 इधर देखना तो, या ZnS। देखो, 2 तरह का अयस्क है, एक है ZnS और दूसरा है ZnCO3। मान लीजिए ये पूर्ण रूप से शुद्ध हो गया। अब इसमें पूर्ण रूप से शुद्ध हो गया का मतलब 95%, 97% तक ये शुद्ध हो गया, क्योंकि 100% को तुम कितनों कुछ कर लो शुद्ध नहीं होगा। ऐसा थोड़ी है कि मान लो कि एक बोरा गेहूं है, उसमें 2-4 को पत्थर था, उंगली पर जाके उसको चुन दिए।
सुनिए इधर। तो यहां तक मान लीजिए कि हमारे पास शुद्ध अयस्क है। अब क्या करना है, सुनो इधर, उस रुको एक मिनट। उसमें धातु क्रम में क्या करना है ये सुनो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस ZnS को ZnO में बदलेंगे। यानी जो अयस्क हमारे पास है उसको उसके ऑक्साइड में बदला जाएगा। और ऑक्साइड में बदला जाता है दो तरीके से, एक भर्जन करके और एक निस्तापन करके। लेकिन ध्यान रहे ये दोनों मेथड एक ही चीज पर पुट नहीं होता है, अलग अलग तरह के चीजों पर अलग अलग पुट होता है। जैसे समझो, ZnS को जब तुम ऑक्सीजन गैस के प्रेजेंस में स्ट्रांगली हीट करोगे, कस के गर्म करोगे, तो ये कन्वर्ट कर जाएगा ZnO में, और सल्फर ऑक्सीजन के साथ मिलकर सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण कर देता है। तो किसमें बदल गया, ZnO में। इस प्रोसेस को हम लोग भर्जन कहते हैं। यह प्रक्रम वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर होता है। ZnCO3 में पहले से ऑक्सीजन है, देखना है इसमें पहले से ऑक्सीजन नहीं अवेलेबल है। इसको क्या किया जाता है, वायु की अनुपस्थिति में स्ट्रांगली हीट कर दिया जाता है। वायु की अनुपस्थिति में जब आप इसको स्ट्रांगली हीट करेंगे तो ये कन्वर्ट कर जाता है ZnO में और CO2 में। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन के उड़ जाता है और ZnO में बदल जाता है। बताइए ये भी ZnO में बदल गया, ये भी ZnO में बदल गया। यानी पायरोमेटलर्जी का जो पहला प्रोसेस है कि आप उस अयस्क को यानी सांद्रित अयस्क को धातु के ऑक्साइड में बदलिए, ये कितने मेथड से बदला जा सकता है, दो मेथड से। एक मेथड कहलाता है भर्जन और एक मेथड कहलाता है निस्तापन। ध्यान रहे दोनों में ऑक्साइड में ही बदलता है। लेकिन बताइए किसका भर्जन करेंगे और किसका निस्तापन करेंगे। ZnS का भर्जन करेंगे, ZnCO3 का निस्तापन करेंगे। तो अब आपको ये समझ में आया कि अलग अलग चीज पर अलग अलग कंडीशन अप्लाई होगा और फिर रिएक्शन होगा, क्योंकि केमिकल रिएक्शन का जो नेचर होगा हमको उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। अब मान लो यहाँ पर ऑक्सीजन पहले से है ही नहीं, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करना पड़ा। यहाँ पर पहले से ऑक्सीजन है, इसका थर्मल डिकम्पोजिशन होगा तो ZnO डायरेक्ट बना देगा, तो इसमें वायु की उपस्थिति जरूरी नहीं है। वायु की उपस्थिति में गर्म कर रहे हैं तो भर्जन, और वायु वायु की अनुपस्थिति में यदि गर्म कर रहे हैं तो इसी को कैल्सिनेशन कहा जाता है, या इसी को हिंदी में निस्तापन बोलते हैं। क्लियर हुआ ये। अब सुनो, अब इस जिंक को क्या करो, कार्बन के साथ स्ट्रांगली हीट कर दो। कार्बन के साथ यानी कोयला कोक के साथ जब आप इसको गर्म कीजिएगा ना, तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बना देता है और जिंक शुद्ध हो जाता है, Zn बन गया। अब बताइए शुद्ध जिंक मिला कि नहीं मिला। इसका मतलब है कि उष्मीय धातु क्रम में दुएगो बात होगा, यानी दुएगो प्रोसेस होगा। क्या क्या होगा, पहले सांद्रित अयस्क को धातु के ऑक्साइड में बदलना है, और दूसरे प्रक्रम में धातु के ऑक्साइड को शुद्ध धातु में बदलना है, या अशोधित अशोधित धातु में बदलना है। अब आगे की बात सुनिए। बताइए तो, कंसंट्रेटेड ओर को पहले किस में बदलना है, धातु के ऑक्साइड में, मेटल ऑक्साइड में। और मेटल ऑक्साइड से किस में बदलना है, मेटल में, इम्प्योर मेटल में। अब देखो इस प्रक्रम से, सॉरी, कंसंट्रेटेड ओर से जब तुम ऑक्साइड बदलोगे तो इसका कितना प्रक्रम है, दो। एक प्रक्रम है रोस्टिंग भर्जन, और दूसरा प्रोसेस है निस्तापन कैल्सिनेशन, ठीक है। और जब तुम धातु के ऑक्साइड से शुद्ध धातु प्राप्त करोगे तो जानो इसका कुल तीन प्रोसेस है। इसका कुल कितना प्रोसेस है, तीन। एक कार्बन के द्वारा रिडक्शन होता है, एक अल्युमिनियम के द्वारा रिडक्शन होता है, और एक स्वअप चयन होता है, सेल्फ रिडक्शन प्रोसेस होता है। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं, एक ही चीज पर ये सब चीज अप्लाई नहीं होगा, अलग अलग चीजों पर। जैसे जिंक का ऑक्साइड है तो अलग प्रोसेस है, Hg का ऑक्साइड है तो उसका अलग प्रोसेस है, क्रोमियम का ऑक्साइड है तो उसका अलग प्रोसेस है। लेकिन इसी तीन में से कोई एक प्रोसेस आएगा, तो इसी को अब हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो आगे का जो हमारा टर्म था ये उसमें धातु कर्म आप लिख चुके हैं, लिख लीजिए। रिएक्शन नहीं होगा। उसमें यह धातु क्रम का जो प्रोसेस है उसमें टेम्परेचर का रेंज नॉर्मल नहीं रहता है, 100-150 से नहीं रहता है। उसमें टेम्परेचर का रेंज रहता है 1200 डिग्री से, 1500 डिग्री से, 2000 डिग्री से।
इतना टेम्परेचर रहता है, यह इतना ज़्यादा टेम्परेचर होता है कि हमको या आपको यदि उस बर्तन में डाल दे तो वेपोराइज होने में 2-4 सेकेंड का भी टाइम नहीं लगेगा। मतलब डाला निकाला तो पता चलेगा उधर से कंकाल निकला, बाद बाकी सब अंदर रह गए। 1 सेकेंड या 2 सेकेंड के अंदर बड़क जाइएगा अंदर में, उतना ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है। तो आप जो ये पूछे कि यदि टेम्परेचर कम रखेंगे तो क्या होगा, तो टेम्परेचर कम रखेंगे तो रिएक्शन ही नहीं होगा। ठीक है, और इतने नहीं है, इसके अंदर और भी बातें हैं, लेकिन हम उसको नहीं बोले, हाइड कर दिए, जो कि आगे पढ़ाएंगे तो बोलेंगे ही। इधर देखिए तो, जैसे ZnCO3 है, धरती के अंदर से जब निकाला गया होगा तो इसमें मिला हुआ होगा सल्फर, इसमें मिला होगा आर्सेनिक, ये भी मिला हुआ रहता है। और ये सब ना बड़ी पतित टाइप का अनवांटेड मटेरियल होता है। इसको तुम कुछ छो करोगे ना, धो दोगे, सर्फ दे दोगे, निछालन कर दोगे, कुछ छो करोगे ना, ये सब भागता ही नहीं है, ये अशुद्धि इसके साथ ही रहता है। तो जिस समय आप इसका रोस्टिंग करा रहे होते हैं ना, ऑक्सीजन के साथ गर्म, ये ZnS मान लीजिए है, जब इसका ऑक्सीजन के साथ जब आप इसको गर्म कर रहे होते हैं तो ZnCO3 है ये, तो ZnCO3 ही सिर्फ ZnO में नहीं बदलता है, उस वक्त ये सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ये भी सल्फर डाइऑक्साइड में बदलता है, आर्सेनिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके AS2O3 ये भी ऑक्साइड में बदलता है, और ये सब गैस बन के उड़ जाता है। मतलब जो अशुद्धि है वो भी यहाँ से स्किप करता है। तो अशुद्धि के निकलने का दौर चलता रहता है, ऐसा नहीं है कि एक बार शुरू में शुद्ध कर दिए तो 100% शुद्ध हो गया, ये दौर लास्ट तक चलेगा, और लास्ट तक देखिएगा अशुद्धि आपको परेशान करेगा, बीच बीच में जहां तहां आता रहेगा। हर एक टर्म को ढंग से समझिए और एकदम इजी वे में पढ़िए, कोई धड़पड़ी नहीं है, लेकिन जो पढ़ रहे हैं उसको समझ के जाइए। हो गया लिखा हुआ है यहाँ तक? अभी जो बोला गया था वही यहाँ लिखा हुआ है। सबसे पहले इसमें आप लिखे कि उसमें धातु क्रम में पहले सांद्रित अयस्क को धातु के ऑक्साइड में बदलेंगे, फिर धातु ऑक्साइड को अवकरित करा के शुद्ध धातु में बदलेंगे। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, प्रोसेस ऑफ पायरोमेटेलर्जी, और आगे लिखा हुआ है सांद्रित अयस्क को धातु ऑक्साइड में बदलना। कितने तरीके से बदला जाएगा? सांद्रित अयस्क को 2 तरीके से धातु के ऑक्साइड में बदला जाता है। पहला क्या है? जारन, या इसी को भर्जन कहते हैं, जिसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? रोस्टिंग। और दूसरा क्या है? निस्तापन, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कैल्सिनेशन। एग्जाम में पूछा जाता है आपसे कि जारन और निस्तापन में क्या अंतर है, बताइए तो क्या अंतर है? एक को वायु की उपस्थिति में गर्म करेंगे, एक को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करेंगे। एक में कार्बोनेट अयस्क को धातु के ऑक्साइड में बदला जाता है, और एक में सल्फाइड अयस्क को धातु के ऑक्साइड में बदला जाता है। 2 नंबर का क्वेश्चन है और यही 2 अंतर है। ये सब जब आप पढ़िएगा तो अपने आप इसका जवाब देने लगेगा। तो सांद्रित अयस्क को धातु ऑक्साइड में बदलने की कितनी विधि है? 2 विधि। पहला क्या है? जारन या भर्जन। जरा पढ़िए इसको क्या लिखा हुआ है। जारन वह प्रक्रिया है जिसमें अयस्क को वायु की पर्याप्त उपस्थिति में उसके गलनांक से नीचे के ताप पर गर्म किया जाता है। अब जरा सोचिए, कह रहा है कि गलनांक के नीचे के ताप पर। किसी धातु का गलनांक क्या 100-150 डिग्री सी होता है? टेम्परेचर का रेंज हाई रहता है यहाँ पर। मतलब इतना गर्म कीजिए ताकि वो गले नहीं, ऐसा नहीं कि मेल्ट होके वो द्रव में कन्वर्ट कर जाए। तो जारन वह प्रक्रिया है जिसमें अयस्क को वायु की पर्याप्त उपस्थिति में उसके गलनांक से नीचे के ताप पर गर्म किया जाता है, जिससे सल्फर तथा आर्सेनिक जैसी अशुद्धियां ऑक्साइड बनकर बाहर निकल जाता है, गैस बन के बाहर निकल जाता है, तथा धातु का जो अयस्क होता है वह धातु के ऑक्साइड में बदल जाता है। जैसे देखिए, ZnSO2 के साथ रिएक्शन किया, ZnO बना दिया, और SO2 गैस बन के उड़ गया। PbS, प्लम्बस सल्फाइड है, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया तो PbO बन गया, SO2 बन के निकल गया। और ये लिखा हुआ है लेफ्ट इन फर्नेस, इसका मतलब फर्नेस में, मतलब भट्ठी में ये बैठा हुआ भी है, ये उड़ा नहीं है। लेफ्ट इन फर्नेस का मतलब भट्ठी में बैठा हुआ है, बचा हुआ है। क्लियर है ये? आगे सुनिए, इधर यहाँ पर कुछ और केमिकल रिएक्शन लिखाएगा, लेकिन हम उसको लिखे नहीं है। जैसे सल्फर जो अशुद्धि के रूप में था, O2 के साथ मिलकर क्या बना देगा? सल्फर डाइऑक्साइड, ये गैस बन के उड़ जाएगा। आर्सेनिक O2 के साथ रिएक्शन करेगा तो ये क्या बना देगा? AS2O3, ये भी गैस बन के उड़ जाएगा। तो ZnS या PbS टाइप के अयस्क में यदि सल्फर और आर्सेनिक जैसी अशुद्धियां अभी भी मिली हुई हैं
तो जारन के दौरान वह सब गैस बन के निकल जाता है और थोड़ी बहुत प्योरिटी और बढ़ जाती है धातु के अयस्क की। तो इसको आप मत लिखिए, एक सिंपल बात है, जरूरी नहीं है लिखना, जितना लिखें उतने याद हो जाए तो काफ़ी है। और एक बात और ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रायः सल्फाइड अयस्क को इस विधि के द्वारा धातु ऑक्साइड में बदला जाता है। जारन या भर्जन में भी लगा दीजिएगा, निस्तापन में भी लगा दीजिएगा। इस चैप्टर में भी क्वेश्चन दो तीन पॉइंट से पूछा जाता है। एक लॉन्ग टाइप का आपको पूछा जाएगा, चार में से किसी एक का निष्कर्षण। चाहे चार गो सिलेबस में है आपको, एक आयरन है, एक कॉपर है, एक अल्मुनियम है और एक जिंक है। तो 5 नंबर का ये पूछा जाएगा, और यदि वो नहीं पूछा गया तो आपसे यही सब पूछेगा, जारन या भर्जन से आप क्या समझते हैं, निस्तापन से आप क्या समझते हैं, या क्वेश्चन पूछेगा जारन तथा निस्तापन में क्या अंतर होता है, आगे पूछेगा फ्लक्स और फ्लैग में क्या अंतर होता है, या ये क्या है, ये सब बात आगे आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। तो अभी जो टॉपिक आप पढ़ रहे थे ये था जारन या भर्जन। आप यदि इस तरह से पढ़िएगा ना तो ये सब टॉपिक ऐसा है जो आपको डायरेक्ट याद रह जाएगा। यदि आपसे क्वेश्चन पूछ दिया तो आप उसका जवाब बिना याद किए हुए दे सकते हैं। क्या जारन या भर्जन याद नहीं हुआ कि क्या है ये प्रोसेस? अगला टॉपिक है निस्तापन। बताइए इसका क्या परिभाषा होगा यहाँ पर। मान लीजिए हम इसको मिटा दें, बताओ तो। नहीं, इसको प्रॉपर वे में बताइए। आप लिखिएगा क्या? हाँ, ये आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, वह प्रक्रम। यहाँ से स्टार्ट कीजिए, वह प्रक्रम। देखो, 1 मिनट रुको अब। 1 मिनट, 1 मिनट, तुम सारा बात समझ लिया। तुम जो बोलते हो और हम जो बोलते हैं उसमें देखो कहीं ना कहीं परफेक्शन का एक अंतर दिखता है। क्या अंतर दिखता है इसे समझो। आपने शुरू किया कि इसमें धातु के अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं और ये धातु के ऑक्साइड में बदल जाता है। इसका प्रॉपर तरीका ये नहीं है, इसका प्रॉपर तरीका है ये ऐसे होगा लिखने का। सुनिएगा ध्यान से, क्या क्या आप छोड़े हैं, क्या क्या हम पकड़े हैं। वह प्रक्रम जिसमें सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उसके गलनांक से नीचे के ताप पर गर्म किया जाता है, जिससे यह धातु के ऑक्साइड में बदल जाता है और सल्फर और आर्सेनिक जैसी अशुद्धियां ऑक्साइड बनकर बाहर निकल जाती है। आई बात समझ में? फिर उसमें एक रिएक्शन लिखाएगा, जैसे ZnCO3 कन्वर्ट करेगा, डेल्टा का साइन देंगे, ZnO में और CO2 में। और नीचे एरो देख के लिखाएगा कि इस प्रक्रम के द्वारा प्रायः कार्बोनेट अयस्क या हाइड्रोक्साइड अयस्क को ऑक्साइड धातु के ऑक्साइड में बदला जाता है, और बाद में यही अंतर बन जाएगा। सल्फाइड, इसमें सल्फाइड अयस्क को धातु के ऑक्साइड में बदलने के लिए जारन का यूज करते हैं, कार्बोनेट अयस्क और हाइड्रोक्साइड अयस्क को धातु के ऑक्साइड में बदलने के लिए निस्तापन का उपयोग करते हैं। इसमें वायु की उपस्थिति जरूरी है, इसमें वायु की उपस्थिति जरूरी नहीं है। लिखिए। इस पूरे चैप्टर में जो इसका जो PDF बना हुआ है, इसमें टोटल 11 पेज, जिसमें अभी आप पेज नंबर 3 पर हैं। सबसे पहला बात तो मुंह लगा हुआ बोलना बंद कर दीजिए, मार लग जाएगा नहीं तो। इतना बदतमीज आप लोग हैं, लड़का लोग हो या लड़की लोग, ये जो मुंह लगल बोलते हैं ना पढ़ाई के दौरान, ये अच्छा बात नहीं है। और बर्दाश्त भी इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि लास्ट मोमेंट है, अब पीट नहीं सकते हैं। फटर फटर करते रहते हैं, यहाँ बुला के बेइज्जत करना शुरू करेंगे ना तो मुंह उठाने के लायक नहीं रहिएगा, समझे? कितना जानते हैं आप ये हमको समझ में आता है। बेंच पर बैठ के गोल गोल खिस्सा करना बड़ा आरामदायक है। यहाँ मेरा बोलते बोलते गला फंस गया है और आप पीछे से कमेंट कर रहे हैं, बानर कहीं के। एक आध बार मुंह है ना में जाके देख लेना।
मतलब मेरा बात पूरा नहीं होता है कि कॉम्प्लीमेंट सामने से मिल जाता है। किस कल्चर में जी रहे हैं, भविष्य है आप लोगों का यही, बथा पर सब्जी लेके बेचिएगा, सब्जी मछली करते रहिएगा। देख रहे हैं बाहर में बेच रही है। ये सब भी आदमी है, जाके पूछिए कि आप जब हमारी उम्र में थे तो कैसे जीवन जिए थे, तो वो आप बताएगी कि आपसे अच्छा जिए थे, तब उसका वो हाल है। आप लोग का कौन हाल होगा पता कर लीजिए। बात करवा है लेकिन सच है। ये सब जब हम लोग के मुंह लगल बोलती है तो मम्मी पापा के मुंह लगल थोड़े नहीं बोलती होगी। ये लोग को बड़ा छोटा का लिहाज ही नहीं है। लाज शर्म सब धो के पी गए हैं। लड़की और के नाम पर कलंक है। गाय भैंस में हम में जन्म होना चाहिए था आप लोगों का। चेंज करें इसको। तो ये कौन सा प्रोसेस समाप्त हुआ? निस्तापन, या यूं कह लीजिए कि सांद्रित अयस्क को धातु में धातु ऑक्साइड में बदलने का जो प्रोसेस है वो समाप्त हुआ। अब कौन सा स्टार्ट होगा? ये जो धातु ऑक्साइड यहाँ बना है, या यहाँ जो धातु ऑक्साइड बना है, इससे अब हम क्या प्राप्त करेंगे? शुद्ध धातु। अच्छा आप एक बात बताओ, जेड ओ से यदि ऑक्सीजन निकल जाए तो जिंक का ऑक्सीकरण हुआ या अवकरण? किसी भी पदार्थ से ऑक्सीजन का निकलना अवकरण कहलाता है। मैक्सिमम आदमी बोल रहे हैं ऑक्सीकरण। हम ये बोल रहे हैं कि जेड ओ से यदि ऑक्सीजन निकल जाए और शुद्ध जिंक बचे, तो ये कौन सा प्रोसेस है? ये अवकरण का प्रोसेस है। तो ये आगे जो प्रोसेस आएगा वो रिडक्शन से संबंधित है। लेकिन पहले आप ये बात लिख लीजिए कि यह विधि कार्बोनेट तथा हाइड्रोक्साइड अयस्कों के लिए किया जाता है। कौन सा विधि? निस्तापन वाला विधि। अब इसका जो दूसरा टॉपिक है वो है धातु ऑक्साइड को अपचयित कर धातु में बदलना। धातु ऑक्साइड को अपचयित कर धातु में बदलना। आगे लिखिए, देखिए लिखा हुआ है, धातु ऑक्साइड को अपचयित कर धातु में निम्न तरीके से बदला जाता है। इसमें टोटल 3 प्रोसेस है, जिसका सबसे पहला प्रोसेस क्या है? कार्बन अपचयन प्रक्रम, या इसी को कार्बन अवकरण प्रक्रम भी आप कह सकते हैं। अपचयन ही अवकरण है। या इसी को एक सिंगल वर्ड में क्या जानते हैं, किस नाम से जानते हैं? प्रगलन, जिसको इंग्लिश में स्मेल्टिंग कहा जाता है। कार्बन रिडक्शन प्रोसेस और स्मेल्टिंग। इसमें कुछ नहीं करना है, कार्बन के साथ उच्च ताप पर मेटल के ऑक्साइड को गर्म कर दीजिए। कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बना देगा और धातु अकेला बच जाएगा शुद्ध रूप से। स्मेल्टिंग का डेफिनेशन देखिए, लिखा हुआ है कि उच्च ताप पर कार्बन द्वारा अयस्क के अपचयन से धातु प्राप्त करने की विधि को कार्बन अपचयन प्रक्रम या प्रगलन कहते हैं। उच्च ताप पर कार्बन द्वारा अयस्क के अपचयन से धातु प्राप्त करने की विधि।
जनरली इसमें मेटल ऑक्साइड ही ना होता है। मेटल ऑक्साइड कार्बन के साथ रिएक्शन करेगा। अब इधर जरा देखो तो, यहाँ देखना जरा। एम का मतलब मेटल और ओ का मतलब ऑक्सीजन। तो उसका फॉर्मूला तो बदल सकता है ना, एक्स वाई लिख दिए मेटल के। मेटल का स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या लिखा हुआ है, एक्स, और ओ का वाई। कार्बन के साथ रिएक्शन करेगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा। तो जरा बताओ कि एक कार्बन एक ऑक्सीजन के साथ मिलेगा तभी ना कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा। तो ओ का वाई है, तो यहाँ पर कार्बन का भी कितना लेना पड़ा, वाई। तो बताइए ये वाई सी ओ बना देगा, और एक्स एम जो है वो बचा हुआ रह जाएगा। इस विधि में मेटल के स्थान पर कौन कौन चीज हो सकता है, पीबी, जेड एन, एफ ई, एस एन, एम एन। अब जरा ध्यान से देखो, एस एन ओ टू है, तो ओ टू है तो कार्बन भी कितना, दो। कितना एस एन फ्री हुआ, एक। क्योंकि एस एन से ऑक्सीजन निकला, इसलिए एस एन ओ टू का क्या माना जाएगा, रिडक्शन। ऐसे भी जरा सोचो कि एक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2, तो दो ऑक्सीजन का -4, तो एस एन का कितना होगा, +4। और इसका फ्री स्टेट में किसी भी चीज का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। तो +4 से 0 हुआ, तो इस प्रोसेस को रिडक्शन ही ना बोलते हैं, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर का घटना रिडक्शन, और ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना ऑक्सीडेशन कहलाता है। जैसे जेड है नो कार्बन के साथ रिएक्शन करेगा तो कार्बन ऑक्सीजन मिलकर कार्बन मोनोऑक्साइड बना देगा, और जिंक जो है वो फ्री हो जाएगा। अब आप यह भी जानिए कि इस प्रोसेस में टेम्परेचर का रेंज इतना ज्यादा होता है कि ये जो जिंक है ना, और ये जो एसएन है, ये ठोस अवस्था में नहीं बनता है, ये लिक्विड अवस्था में बनता है, द्रव अवस्था में बनता है। क्योंकि कार्बन रिएक्शन ही बहुत हाई टेम्परेचर पर करता है। टेम्परेचर का रेंज 1500, 1600, 2000 डिग्री सेल्सियस होता है, जहां पर जिंक एसएन ये सब बेचारा गल जाता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है। अब यहीं पर बीचे में एक नया बात अब आ जाएगा, और यह वह बात है जो अवांछित पदार्थों से संबंधित है। आपको बोला गया था कि कितना भी आप साफ सफाई कर लो, थोड़ा बहुत गंदगी उसमें रह ही जाता है। अब उसी गंदगी की बात यहाँ पर फिर से होगी, और उसको निकालने का प्रोसेस भी होगा यहाँ पर, और दो तीन नया टर्म अब आप यहाँ पर सुनिएगा। आधा घंटा अभी, बहुत खिस्सा किए हैं। चेंज करें इसको। जितने मथा स्लो है उतने हाथ स्लो है।
अरे हंस का रही है? अच्छा, एंजॉय कर रही है पढ़ाई को? तुम लोग के साथ समस्या क्या है ना कि तुम लोग पढ़ना भी चाहते हो, तुमको मन करता है कि हाँ पढ़ें हम समझें, और जब उसकी बारी आती है तो तुमसे ये पार नहीं लगता है। लगता है कि दूर यार, बेकारे है ये सब, बाकी जीवन में हर चीज़ बहुत बढ़िया है, एगो इसको छोड़ के। ये सब जनरली तब होता है जब माथा कम रहता है, दिमाग वालों को ये सब अच्छे लगता है। तो रिकॉर्डिंग करना है और बोल रहे हैं कि सिलेबस खत्म करेंगे, नहीं तो तुम लोग को ना छोड़ देना चाहिए था आधा आधा पढ़ा के, दो चार को बढ़िया को अलग से पढ़ा देते, बाद में कि गधा गधी टाइप जितना भी है सबको ऐसे रफ छोड़ देते, क्रैश कोर्स में कर देते, एग्जाम में नंबरों आ जाता, कुछ सीखते भी नहीं 2 साल में। हमारा पागलपन है कि हम सिखा के छोड़ेंगे, तुम्हारा पागलपन है कि हम कसम खा लिए नहीं सीखने का। इसीलिए हम दोनों में ना कंट्राडिक्शन होते रहता है, तुम्हारे विचार और हमारे विचार में। चलो इधर देखो, ये जिंक और एसएन किस किस अवस्था में बनता है? द्रव अवस्था में। अब यहां से कुछ नया बात सुनिए। TaO, SiO2, इसके बारे में जानिए। ये अगलनीय पदार्थ, पानी से धोने पर, सर्फ से धोने पर, मैग्नेटिक सेपरेशन यदि आयरन वाला का करेंगे तब तो हो जाएगा सेपरेट, बाद बाकी जेडेनर वाला में ये सेपरेट नहीं होता है। अब मान लो कि CaO, मान लीजिए कि CaO की अधिकता है, तो ये CaO जो है ये भी बेचारा हाई टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में बदल जाता है। जिंक के साथ कौन मिला हुआ है? CaO, ये भी द्रव अवस्था में और ये भी द्रव अवस्था में। अब यदि इसको ठंडा कर दिया जाएगा तो उस सॉलिड में शुद्ध जिंक नहीं होगा, उस जिंक के साथ साथ CO भी होगा। कुछ जगह पर यदि SiO2 के, जनरली दो ही चीज का अधिकता होता है, या तो CaO रहेगा नहीं तो SiO2 रहेगा, दो में से कोई एक जनरली रहता है। और यदि दोनों है तो कोई बात नहीं, क्या कर रहे हो दोनों? बाद में कहना कि समझे नहीं, लपड़ेबो करेंगे उस समय। मोबाइल का स्क्रीन कैसे ऑन किया? कैसे ऑन किया दोनों? उसी बात से संबंधित बात है जो पूछा है, तो समझ गया? देख रहे हैं? देखिए अब इधर, तो ये जो जिंक बना, एसिड बना, ये लिक्विड फेज में बना, उसके साथ कुछ अगलनीय गैंग जो उस समय साफ सफाई करने के बावजूद भी नहीं हटा। इतने नहीं, जब आप इसका जारण करवा रहे थे तब भी ये नहीं हटेगा। काहे नहीं हटेगा? क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड अपने आप में एक ऑक्साइड है, ये कहाँ जाएगा बदल के? तो ऐसी स्थिति में उसका कुछ हुआ नहीं। तो ये जो CaO है या SiO2 है, ये जिंक के बनने के दौरान जिंक भी द्रव अवस्था में चला गया, CaO भी द्रव अवस्था में चला गया, दोनों हो गया मिल। अब लफड़ा ये है कि हमको जिंक शुद्ध करना है, और जिंक में कुछ मात्रा मिली हुई है किसकी? CO की। इसमें 90% तक ये शुद्ध है, लेकिन फिर भी उसमें कुछ मात्रा मिली हुई है। उस वक्त क्या किया जाता है, जैसे मान लीजिए कि नीचे एक फर्नेस में यहां पर द्रव बना, किस चीज का द्रव? जड़ेन का। और इसमें मिला हुआ क्या है? CaO। तो हम चाहते हैं कि हम ना इस CaO को इस लिक्विड से बाहर कर दें। तो जैसे यदि आपको CaO को बाहर करना है ना, तो इसमें आप डाल दीजिए SiO2। यानी गंदगी को बाहर निकालने के लिए ऊपर से और गंदगी ही डालना पड़ता है। जो अतिरिक्त चीज आप डालते हैं उसी को क्या कहा जाता है? पदरावक। अब ये डाले क्यों? आप कहेंगे कि सर साफ कर रहे थे आप इसको और गंदा कर दिए। तो गंदा नहीं किए, देखिए होता क्या है कि CaO और SiO2 मिलके बना देता है CaSiO3, ये वाला लिक्विड। और ये वाला जो लिक्विड होता है ना, जिंक के लिक्विड के साथ अमिश्रणीय होता है, मतलब ये दोनों आपस में मिलता नहीं है। ये हल्का होता है, ये मेटल है तो भारी होता है। तो इस, ध्यान से सुनो इधर, यहाँ पर 3 4 चीज आया है, बढ़िया से समझ लीजिए, आगे समझ में तुरंत आ जाएगा। जेडेनो हमारा धातु है जो जिसकी हमको जरूरत है। CaO उसमें मिला हुआ अनवांटेड लिक्विड है जिसकी हमको जरूरत नहीं है, और हमको जरूरत इस बात की है कि हम इससे इसको निकाल लें। SiO2 इसको निकालने में मदद करेगा, यह अतिरिक्त एक्सटर्नल पदार्थ है, एक्सटर्नल सब्सटेंस है जिसको हम इसमें ऐड करेंगे।
इसके ऐड होने के बाद SiO2 CaO के साथ मिलकर एक हल्के धातु, सॉरी, एक हल्के द्रव का निर्माण करेगा, और ये निर्माण होने के बाद धातु नीचे, धातु का लिक्विड नीचे, और ये वाला पदार्थ ऊपर रहेगा। इसमें क्या होता है, एक जैसे दो लेयर बन जाएगा, जैसे मान लीजिए इस तरह का लेयर बन गया, इसमें ये वाला पदार्थ है और इसमें धातु वाला पदार्थ है। तो यहाँ पर एक होल होता है, या होल कर दिया जाता है, या होल ऊपर नीचे होते रहता है, जहां तक लेवल है वहां तक से उसको क्या कर दीजिए, बाहर निकाल दीजिए। तो ये क्या निकला, CSiO3। अब बताइए जिंक मिला, ये शुद्ध जिंक है। फिर भी ये 100% नहीं है, अभी भी इसमें कुछ ना कुछ मात्रा अशुद्धि की रह जाती है। तो इसको कहा जाता है स्लैग। हिंदी में इसको बोलते हैं धातुमल, आप नाम जरूर सुने होंगे इसका। तो बताइए कि जिंक जो हो गया ये मेरा अपना धातु है जिसकी हमको जरूरत है। CaO जो हो गया ये हो गया अवांछनीय पदार्थ। SiO2 हो गया वह पदार्थ जिसको उस अवांछनीय पदार्थ को निकालने के लिए हम डालें, इसी को बोलेंगे पदरावक। और पदरावक और अवांछनीय पदार्थ मिलके जिस हल्के द्रव का निर्माण कर रहा है उसी को हम क्या बोलेंगे, धातुमल स्लैग। अब समझ में आया, यहाँ से सारी परिभाषाएं दी जा सकती हैं। अब इसी आधार पर सारे परिभाषा को आप समझिए। द्रावक के बारे में लिखा हुआ है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फ्लक्स। देखिए लिखा हुआ है, अयस्क में उपस्थित कुछ अगलनीय गैंग जो सांद्रण के बाद भी रह जाते हैं, मतलब साफ सफाई करने के बाद भी जो रह गया, उसे बाहर निकालने के लिए एक अतिरिक्त पदार्थ डाला जाता है जिसे पद्रावक कहते हैं। और करके इसका दूसरा डेफिनेशन है कि अयस्क में उपस्थित अगलनीय गैंग को हटाने के लिए प्रगलन प्रक्रम में प्रयुक्त बाह्य पदार्थ को पदरावक कहते हैं। प्रगलन प्रक्रम जिसमें आप जिस समय आप कार्बन डाल के गर्म कर रहे थे ना, उसी वक्त आप SiO, यदि अंदर में CaO है तो ऊपर से डाल दीजिए SiO2, यदि अंदर में SiO2 है तो डाल दीजिए CO, उल्टा डालिए। दोनों में कोई भी अनवांटेड हो सकता है, जो अनवांटेड है ऊपर से जो डालेंगे वो क्या कहलाएगा, पदरावक। अब जरा देखो एग्जाम्पल में लिखा हुआ है CaO एंड SiO2, आप ध्यान से देखिए। CaO में गैंग लिखा हुआ है और SiO2 में फ्लक्स। इसका मतलब है कि CaO मिला हुआ है, ऊपर से हम डाल के आ रहे हैं SiO2। और यहाँ देखो SiO2 गैंग लिखा हुआ है, इसका मतलब ऊपर से क्या डाल रहे हैं, CO। बना तो दोनों सेम चीज रहा है। यदि गैंग के रूप में P2O5 मिला हुआ है, जनरली कम रहता है, तो इसमें CaO जब डालिएगा तो Ca3PO4 का होल 2 बना देता है, जो कि स्लैग होल से निकाल लिया जाता है। अब समझ में आया कि उस प्रक्रम के दौरान स्लैग कैसे बाहर निकलेगा, और थोड़ी बहुत जो गंदगी और बची हुई है वो भी साफ सफाई हो जाएगा। लिखेंगे इसको, क्या हुआ, जिसका रिएक्शन नॉर्मल वे में होता है जनरली हम वो चीज़ डालते हैं। SiO2 नॉर्मली रिएक्ट नहीं करता है P2O5 के साथ। अब यहाँ पर धातुमल के बारे में लिखा हुआ है कि अयस्क में उपस्थित गैंग के साथ पद्रावक संयोग कर एक द्रवनशील हल्के पदार्थ का निर्माण करता है, जिसे क्या कहते हैं, धातुमल। तो ये सब जो इधर एरो के इधर जो लिखाया है ये सब धातुमल है, यानी स्लैग है। और जानिए ये भी फेंकाता उकाता नहीं है, इसका भी काम होता है, रोड कंस्ट्रक्शन में इसका काम होता है। हाँ, जनरली अलकतरा टाइप का जो चीज होता है यही है। देखते हैं कितना खतरनाक होता है वो। अच्छा, गर्म आप ये भी देखते होंगे कि रोड बनाते वक्त उसको गर्म किया जाता है। गर्म इसलिए किया जाता है कि फिर वो चला जाएगा किस अवस्था में, द्रव अवस्था में। और जैसे ही वो रोड पर बिछाया जाएगा ठंडा होगा, बस वो फिर हो जाएगा ठोस। और ठोस हो जाएगा तो सड़क तो ठोस ही होना चाहिए, द्रव वाला ठोस काम करेगा, नौवें दौर आएंगे उस पर फिर। यही धातुमल तक लिख के छोड़ दीजिए, तो धातुमल ये सब सारा टॉपिक खत्म करके अगला 2 नंबर तक जाके छोड़ेंगे। क्लास में छटपटाया कम कीजिए।
तुमको ना इतना दिल से पढ़ाने वाला टीचर जल्दी नहीं भेटाएगा। आदमी बहुत प्रोफेशनल है आज का। हम लोग प्रोफेशनल नहीं है उतना। काम जब करते हैं ना तो बेईमानी मन में नहीं रहता है, बेईमानी रहता तो तुमको हम उड़ा मारते। चाहे तुम गाली ही क्यों ना दो मने मन, उससे ज़्यादा तुम कुछ कर भी नहीं सकता था। लेकिन जब ढंग से पढ़ाया जाता है तो तुम नाटक करते हो। कल के डेट में अफसोस के सिवा कुछ नहीं बचेगा। इस रिएक्शन में कंफ्यूज मत हो जाना कि एक बार सीओ गैंग है एक बार फ्लक्स है। अच्छा एक बात बताइए कि यदि बर्तन में दोनों चीज रह गया हो तो किसी चीज को डालने की जरूरत ही नहीं है, फिर तो वो अपने आप स्लैग बना देगा। यदि नहीं है तब दिक्कत है, तब ऊपर से डालना पड़ेगा। हम्म। जनरली हाँ यही दोनों रहता है। धरती के नीचे से यही दो चीज अनवांटेड मिलने मिलता ही है। जैसे मान लो मिट्टी मिलेगा तो सब पानी से बह जाता है। कंकर पत्थर जनरली इसी चीज का रहता है। नहीं कॉपी बंद कर लिया क्या? इसके बारे में एक दो लाइन होगा आगे, उसको लिख लीजिए, इसका यूज क्या होता है। अब ऊपर नहीं होगा, सीधे स्लाइड चेंज होगा। इसीलिए सब लोग यहाँ तक पहुंचिए जल्दी। गैंग प्लस फ्लस्क मिलेगा तो क्या बनाएगा? स्लैग। यानी अधात्री प्लस पद्रावक मिलके क्या बनाएगा? धातुमल। जिसका एग्जाम्पल यहाँ लिखा हुआ है। अब यही क्लास अगला संडे को होगा, तब तक में तो इसको भूल ना जाओगे। अगला दिन कुछ नहीं, धोएंगे पकड़ के। चेंज करें इसको? नहीं तो रेगुलर क्लास में पढ़ा के अब इसको खत्म ही कर देंगे हम। और नहीं तो एक और दूसरा उपाय है। 11 से 1 कल, पहले सुबह में बायोमोलिक्यूल्स और उसके बाद 11 से 1 ये। तो यही होबो करेगा अब। चेंज करें रे इसको? एक लाइन बस इसके बारे में लिख लीजिए, सुनिए इधर। हमने आपको कहा था ना कि अवकरण वाला जो प्रोसेस है वो 3 स्टेप में होता है। एक कार्बन के द्वारा, दूसरा अल्युमिनियम के द्वारा, और तीसरा स्वअप चयन द्वारा। यहां के बाद अब आपका स्टार्ट हो जाएगा कौन चीज? वैद्युत धातु कर्म। और वैद्युत धातु कर्म के बाद स्टार्ट हो जाएगा जलीय धातु कर्म या हाइड्रोमेटलर्जी जिसको कहते हैं। और सुनो इधर, यहां देखो ना हमारी तरफ। ये वैद्युत धातु कर्म है, ये हाइड्रो धातु कर्म है, और आप ध्यान से देखिए यहां तक में ये इस चैप्टर का एक पार्ट समाप्त हो जाता है। अभी आधा घंटा रहा था तो उसको खत्म करके छोड़ते। और इसके बाद चैप्टर का जो मेन बात है, समझने वाला बात, वो यहाँ से खत्म हो जाता है। इसके बाद कुछ बचता नहीं। इसके बाद अब 4 गो चीज का एक्सट्रैक्शन पढ़ना है। सबसे पहले किसका है? कॉपर, जिंक, आयरन, एल्युमिनियम। निष्कर्षण खत्म, टॉपिक खत्म। इसमें से 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा ही है, तुमको पूछने की संभावना भी बहुत है। उसको हम बाद में देख लेंगे। फिलहाल देखिए लिखा हुआ है कि धातुमल द्रवनशील पदार्थ होते हैं एवं धातु के साथ अमिश्रणीय होते हैं, मतलब धातु के साथ मिलता उलता नहीं है, क्योंकि धातु का डेंसिटी ज्यादा होता है और इसका डेंसिटी कम होता है। तथा उनके गलनांक तथा घनत्व कम होते हैं, ये बात तो भी बोले ही। धातुमल द्रवीय धातु पर तैरता रहता है, मतलब धातु नीचे और धातुमल ऊपर। इसे भट्ठी से धातुमल छिद्र द्वारा बाहर कर लिया जाता है। इसका उपयोग सीमेंट बनाने में, सड़क निर्माण में, रेल निर्माण में, गिट्टी तथा अभियांत्रिकी, इंजीनियरिंग वर्क इसको बोलते हैं, अभियांत्रिकी में किया जाता है। यहां तक लिख लीजिए और दूसरा नंबर हेडिंग डाल के छोड़ दीजिए, अल्युमिनियम द्वारा अपचयन, या इसी को गोल्ड स्मिथ थर्माइट प्रक्रम कहा जाता है। खत्म ही नहीं करते हैं इसको। अगला संडे के लिए भी कुछ छोड़े? हाँ कल, कल 11, कल मैच भी नहीं है, कल 11 से 1। हाँ जी आज मैच है, 2 बजे से।
2 बजे से। अब पहले बैटिंग आया तो 2 बजे से, बाद में आया तो 3:30 बजे से। जनरली ओपन ही करते हैं तो ओपन ही रहेगा। बीपी हाई स्कूल। तुम लोग का इच्छा हो आने का तो आ सकते हो। ये 2 नंबर हेडिंग डाल के छोड़ दीजिए आज।